आपका स्वागत है। तो 5 मिनट लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं अपने घर आया हुआ था एक्चुअली मैं अभी जो है, तो घर आते ही आपकी क्लास ले रहा हूँ जो है, क्योंकि मॉर्निंग वाली क्लास होती है उसके बाद घर आना होता है, तो 4-5 घंटे लगते हैं मुझे घर पहुँचने में ना। चलिए घर पहुँच गया हूँ मैं अब जो है, शुरुआत करते हैं क्लास की और मेरी तरफ से अंतिम क्लास होगी आपकी लाइव क्लास जो है, वो अंतिम क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको भौतिक प्रदेश पूरे करवाने वाला हूँ। और अच्छा आप में से कौन-कौन है जो पूरी क्लास देख चुके हैं? मतलब कि जितना भी ये बैच हुआ है पिछले 7-8 महीनों में जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, वो पूरा आपने पढ़ा है मेरे साथ में, ऐसे कितने लोग हैं? और पढ़कर उनको कैसा लगा? मतलब ये बैच पढ़ कर के क्या फीलिंग्स है उनकी इस बैच के लिए, वो भी आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? मैं शुरुआत करूँगा आज, तो कल हमने हाँ, आज मैं लाइव लास्ट हूँ आज आपके सामने। बाकी ये बैच तो आपके लिए रहेगा ही। जब तक आपका वैलिडिटी है, तब तक बैच पढ़ पाओगे आप जो इसको। खूब पढ़ना, बार-बार पढ़ना बैच को। लगातार पढ़ना आप इस बैच को जो है। रिफ्रेश करो, कमेंट रिफ्रेश करो। यस सर, पूरी क्लास ली है। बहुत अच्छा लगा, पहले दिन से अच्छा लग रहा है। पूरे नोट्स लिखे हैं। सबसे अच्छा बैच रहा। बहुत याद आएगी आपकी। ओ तेरी! चलिए कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगना चाहिए। जो आपने पैसा दिया, वो पैसा आपका वसूल होना चाहिए। बाकी तो और कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, समझ देखो 100% तो संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा ना। नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? आप सोचिए अकेला इंसान पढ़ाने वाला। एक निश्चित समय मेरे पास था। उस निश्चित समय मैंने आपको पूरा प्रयास किया पढ़ाने का, ठीक है? तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया पढ़ाने का आपको जो है। बाकी कुछ को खराब लगा होगा, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो पहले 2000-5000 रुपए देके भी आए होंगे कहीं और बैच में। यहाँ भी पैसा दिया होगा मुझे 299 रुपए जो है। पर इतना मेरा वादा रहा कि जितना आपने उस बैच में पढ़ा होगा ना, उससे कहीं अधिक मैंने इस बैच में अकेले आपको पढ़ा दिया है और कम टाइम के अंदर पढ़ाया है ना। ये मेरा वादा रहा होगा, कम फीस में, कम टाइम में, अधिक कंटेंट मैंने आपको यहाँ पर दिया है और शायद 99% का अपने हाथ से मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, भारत के भौतिक प्रदेश चल रहे थे हमारे, अगर आपको याद हो तो। और उस भौतिक प्रदेश में हम जो है प्रायद्वीपीय भारत जो है उसको पढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत भी शुरू कर दिया दोस्तों मैंने। याद कीजिए अब आपको जो है विंध्य पर्वत के बारे में आपको लिखा है मैंने, सतपुड़ा के बारे में मैंने आपको लिखा दिया था। और देखो हम दोस्तों ये पढ़ चुके हैं अरावली होता है ये, याद कीजिएगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि विंध्य होता है। मैंने आपसे कहा यहाँ पर नदी कौन सी आपकी नर्मदा नदी हो गई यहाँ पर, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कौन है, सतपुड़ा है। और फिर उसके बाद कौन आपकी ये ताप्ती नदी है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब दोस्तों इसके नीचे हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम जो है ये पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है ना, हम इसको पहले पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य है, कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन कौन सी विशेषता इसकी, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट, देखो वेस्टर्न घाट, देखो पश्चिमी घाट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट। देखो दोस्तों इसका विस्तार कहां से शुरू होगा, जो आपकी ताप्ती नदी जो है ना, इसके बाद विस्तार से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ताप्ती नदी है इसके बाद में इसका विस्तार शुरू होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों इस पश्चिमी घाट जो है इसका विस्तार गुजरात से शुरू होता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, ये इसका विस्तार रहने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो विस्तार आपके इस पश्चिमी घाट को हम लोग जो है इसका जो नॉर्थन वाला पार्ट है उसे हम सहयात्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहयात्री। ठीक है, और 16 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं उत्तरी सहयात्री, और उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी सहयात्री। ठीक है, इसमें बहुत सारी चोटियां हैं दोस्तों, जैसे कि आपके महाराष्ट्र में कालसुबाई और महाबलेश्वर, आपने शायद नाम सुना होगा, जहां से कृष्णा नदी निकलती है वही महाबलेश्वर है ना महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके एक चोटी इसकी बड़ी फेमस कर्नाटक में कौन सी है, कुद्रेमुख चोटी। ठीक है, और वहीं आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी भी कहां पर है, ये आपके कर्नाटक के अंदर ही है, जहां से हमें जो कृष्णा नदी हमारी वो निकलती है, आपको याद होगा दोस्तों। वहीं अन्नामलाई पहाड़ी में हाईएस्ट चोटी अनाईमुड़ी जो है वो भी इसी आपके पश्चिमी घाट की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारा पश्चिमी घाट है। देखिएगा ये पश्चिमी घाट है, कौन कौन से राज्य में आएगा, तो गुजरात में आएगा, इसके बाद कहां आएगा, इसके बाद महाराष्ट्र में आएगा, फिर कहां आएगा, गोवा के अंदर आएगा, फिर कहां पर आने वाला है, कर्नाटक के अंदर आने वाला है, कर्नाटक के अंदर आने वाला है, इसके बाद कहां पर आएगा, केरल के अंदर आएगा, इसके बाद कहां आएगा, तमिलनाडु में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार चलने वाला है। पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, यह जो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, यह नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ये वो स्थान है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, यह साथियों मान लीजिए साहब, यह मान लीजिए यहाँ पर कौन है, पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट मान लीजिए यहाँ पर है, और मैंने आपसे कहा कि ये वो स्थान है नीलगिरी की पहाड़ी जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये आपस में मिलते हैं। इस पहाड़ी का नाम क्या है, इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। का नाम दोस्तों इसका नाम नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, इसी नीलगिरी की पहाड़ी की हाईएस्ट पीक कौन सी आपकी, तोदा बेटा जो है, इसी नीलगिरी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना क्या नाम है, इसी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है आपके, वो है तोदा बेटा। कौन सी है, तोदा बेटा जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक है ना। पर ऐसा मत समझ लीजिएगा पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक नहीं है ना, ये नीलगिरी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तोदा बेटा। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक कौन मिलता है आपको, यहीं पर आपके नीलकुरिंजी पौधा मिलता है। कौन सा मिलता है, जो नीलकुरिंजी पौधा है वो भी यहीं पर मिलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नीलकुरिंजी जो फूल है वो भी यहीं पर मिलता है। ठीक है, यह 12 साल में एक बार खिलता है ना, ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपके, यहीं पर आपके टोडा ट्राइब जो है वो यहीं पर मिलती है ना, तो टोडा ट्राइब आपके वो भी यहीं पर मिलती है, बहुपति विवाह के लिए फेमस है आपकी ये ट्राइब, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे बोलते हैं नीलगिरी। ठीक है, इस पूरे का दोस्तों नाम क्या है, इस पूरे का नाम है आपके सहयात्री। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं सहयात्री ना, इस पूरे को बोलते हैं हम लोग सहयात्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं सहयात्री। मैंने आपसे कहा इसमें दोस्तों कुछ आपके चोटी महाराष्ट्र में, कुछ कर्नाटक में और कुछ आपके केरल के अंदर भी चोटी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चोटी कौन सी आपकी, यहाँ पर चोटी कौन सी है, ये है कालसुबाई। कौन सी है, कालसुबाई चोटी जो है वो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलने वाली। ठीक है, इसके बाद चोटी कौन सी आपकी, ये है महाबलेश्वर। कौन सी है, महाबलेश्वर चोटी जो है ये आपको मिलेगी कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भाई जो महाबलेश्वर है यहाँ से नदी कौन सी निकलती है, यहाँ से जो कृष्णा नदी है वो यहाँ से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद पूछूं आपसे दोस्तों, इसके बाद जो चोटी कौन सी आपकी, इसके बाद चोटी कर्नाटक के अंदर कौन सी, कुद्रेमुख। कौन सी है, कुद्रेमुख चोटी जो है कर्नाटक के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुद्रेमुख चोटी जो है ये कर्नाटक के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है ना।
कुद्रेमुख चोटी जो है यह कर्नाटक के अंदर है, ये आपको नोट करना है। कर्नाटक के अंदर कुद्रेमुख चोटी भी आपको ध्यान रखना है ना, कर्नाटक के अंदर कुद्रेमुख चोटी जो है ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी कौन सी पहाड़ी है, इसके बाद साथियों यहीं पर आपके यहीं पर जो है वो पहाड़ी कौन सी आपके, इसका नाम है आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी का नाम, इसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यह भी कर्नाटक के अंदर है, ये भी कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। और दोस्तों यहीं से कौन सी आपके, यहां से नदी कौन सी आ रही है आपके, ये नदी आती है यहां से कावेरी नदी, कौन सी आती है, कावेरी नदी जो है ये इसी पहाड़ी से आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कावेरी नदी है वो इसी पहाड़ी से आती है, यह भी आपको नोट करना है दोस्तों ना। वहीं दोस्तों नीचे कौन सी पहाड़ी है, इसका नाम लिखा क्या है, इसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी, कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ी है। और अन्नामलाई की पहाड़ी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, इस अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इसकी हाईएस्ट पीक पूछो आपसे कौन सी, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी आपके, वो है अनाईमुड़ी, कौन सी, अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है। और देखिए पश्चिमी घाट की, मतलब ऐसे लिख दीजिए आप, तो आपके दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है ना, अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिमी घाट की भी कौन सी, यही है ना, पश्चिमी घाट की पूछूं आपसे तो भी अन्नामलाई है, दक्षिण घाट पूछूं आपसे तो भी अन्नामलाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके नीचे इसके नीचे पहाड़ी कौन सी है, वो लिखिए कौन सी पहाड़ी है, इसके नीचे पहाड़ी का नाम है कार्डमम पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी इसके नीचे, इलायची की पहाड़ी इसके नीचे, ठीक है। जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, ठीक है, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है ये आपको नोट करना है, ठीक है। जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है ये आपको नोट करना है, कार्डमम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी कहते हैं, केरल और तमिलनाडु दोनों के अंदर, ठीक है। ये दोनों पहाड़ी केरल और तमिलनाडु दोनों के अंदर ना। तो लिखिए कालसुबाई, महाबलेश्वर, कृष्णा नदी हो गई, कुद्रेमुख कर्नाटक हो गया, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक हो गई, कावेरी नदी यहाँ से निकलती दिखाई दे रही है आपको, नीलगिरी पहाड़ी और तोदा बेटा आपको सामने हो चुका है, और अनाईमुड़ी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ी, ये सारी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी को सहयाद्री कहते हैं। तो सहयाद्री इसको विष्णु पुराण में कहा है, ठीक है। साथ साथ चलने वाला, जो भारत की जो कोस्ट है ना, जो भारत की तटीय सीमा है उसके साथ साथ कौन चल रहा है, उसके साथ साथ जो पश्चिमी घाट चल रहा है, इसलिए विष्णु पुराण में इसको सहयाद्री कहा गया, ठीक है। जो विष्णु पुराण आपके, जो विष्णु पुराण है यहाँ पर इसको आपके सहयाद्री कहा गया है। इसका अर्थ होता है साथ साथ चलने वाला, क्या होता है, साथ साथ चलने वाला जो है ये इसका अर्थ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सहयाद्री का मतलब क्या हो गया, साथ साथ चलने वाला हो गया, विष्णु पुराण में कहा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों सवाल ये यहाँ पर 100% सवाल बनने वाला है आपके एग्जाम में, अगर आपसे पूछ ले कि भाई किस अक्षांश से ऊपर इसको उत्तरी सहयाद्री कहते हैं, मतलब जो सहयाद्री है उसको दो भाग में डिवाइड करना हो तो कौन सा अक्षांश होगा, वो होगा 16 डिग्री अक्षांश, लिखिएगा आप दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपसे पूछ ले बेटा यहाँ पर, तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई इस दोस्तों इस सहयाद्री को में दो भाग में से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जो है एक अक्षांश होगा, इसका नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, का नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये इसका नाम है, ठीक है। और इसके ऊपर जो सहयाद्री होगा इसको बोलते हैं क्या, उत्तरी सहयाद्री, उत्तरी सहयाद्री, मतलब सहयाद्री का दो भाग में डिवीजन जो करना होगा वो तो ऐसे होने वाला है। और जो इसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग दक्षिणी सहयाद्री, ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग दक्षिणी सहयाद्री, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बनाओ फटाक से, आराम से देख देख के बनाना है, ठीक है, आराम से प्यार से देख देख के नोट करो अपनी नोटबुक के अंदर, सारी बातें नोट करनी, कोई छोड़नी नहीं है, ठीक है। पहली बार विश्व का भूगोल पढ़ा, मजा आ गया, धन्यवाद। ये क्या घूम रहा देखना, और क्या, सब ठीक है ना, क्या बोला था तेरे को मैंने, आज तो नाम लो मेरा, गणपत जी ले लिया नाम, साइड हो जाओ, साइड में तो हाँ आज मेरे घर से क्लास हो रही है, नया बैच लेंगे आपका, इस साल तो नहीं आएगा, पहला बैच है, पढ़कर मजा आ गया। चलो ये दिखा आपने, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, इनमें चोटी है ना, इनमें ये पश्चिमी घाट है। इसकी कालसुबाई और महाबलेश्वर चोटी कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। और कुद्रेमुख कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के अंदर है। नीलगिरी आपके ये जंक्शन है किसका, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन हो गया। अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ी आपके केरल और तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। हाईएस्ट पीक की बात करूं आपसे तो अन्नाईमुड़ी पहाड़ी हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। इसके अलावा कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख ये पहाड़ी यहीं पर है, और दोदा बेटा चोटी भी यहीं पर, ठीक है। इसे सहयाद्री बोलते हैं, उत्तरी सहयाद्री, दक्षिण सहयाद्री ध्यान रखना है, और 16 डिग्री का अक्षांश भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको लिखा दी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सारी बातें दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों जो कर्नाटक है ना, कुद्रेमुख की पहाड़ी, यहाँ पर बाबा बुदान की पहाड़ी भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिखिए, नोट लिख दीजिए आप, एक नोट और लिख दीजिए, लिखिए बाबा बुदान की पहाड़ी, ये जो कुद्रेमुख जहाँ पर है ना यहीं पर है, ठीक है। बाबा बुदान की पहाड़ी जहाँ कुद्रेमुख है वहीं पर, ठीक है, लिखिएगा बाबा बुदान की पहाड़ी। पूछूं आपसे कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है, कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है ये पहाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ, तो पहली बात तो पहाड़ी कहां पर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है, पहाड़ी कहां पर, कर्नाटक के अंदर। दूसरी बात, और ये दिमाग, भारत में कॉफी का पहला पौधा कहां पर आया था, तो भारत में कॉफी का पहला पौधा जो है, कॉफी का पहला पौधा जो है वो यहीं पर आया था, ठीक है। तो भारत में कॉफी का कहवा का पहला पौधा कहां पर आता है, इसी पहाड़ी पे आता है, बाबा बुदान की पहाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में कॉफी का पहला पौधा कहां पर आया था, इसी पर आया था, कर्नाटक के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लीजिए फटाक से। कभी सवाल पूछो आपसे, ऊटी स्टेशन, ऊटी सुना आपने, ऊटी सुना है, ऊटी का नाम तो हम लोग ऊटी बोलते हैं, क्योंकि उसका बड़ा नाम हमसे भूलता नहीं है रसगुल्ला ना, इसलिए हम उसको ऊटी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं उदगमंडलम, क्या बोलते हैं, उदगमंडलम, ऊटी को बोलते हैं। ये कौन सी पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में, ठीक है। यहीं पर लोग, यहीं पर लिख दीजिए। पूछूं आपसे ऊटी कहां पर बेटा, तो ऊटी जो है इसको आप लोग उदगमंडलम कहते हैं। ये कहां पर है, ये तमिलनाडु के अंदर पहली बात, और नीलगिरी पहाड़ी के अंदर कहां पर है, नीलगिरी पहाड़ी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर है, और जो नीलगिरी पहाड़ी है इसके अंदर ऊटी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी पूछे दोस्तों आपसे कि कहां पर लिखना, देखिए नीलगिरी पहाड़ी कहां पर है, नीलगिरी पहाड़ी पूछूं आपसे, ये कौन कौन से राज्य में लिखना, ये
कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों के अंदर, ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों के अंदर आपके कौन है, तीनों राज्यों के अंदर आपके नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक जो है तमिलनाडु के अंदर, कहां पर है, सर्वाधिक कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, नीलगिरी पहाड़ी जो क्या है लिखा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, क्या है, पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है इसका मिलन बिंदु कौन सा है, इसका जो मिलन बिंदु है वो है आपके नीलगिरी की पहाड़ी, है ना। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वो रसगुल्ला कौन सा है, वो है आपके नीलगिरी की पहाड़ी। ये भारत का पहला पहला आपके ये भारत का पहला बायोस्फीयर है जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ। देखिए भारत का 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा लिखना आपके, ये है आपके नीलगिरी की पहाड़ी वाला जो है, और ये यूनेस्को में शामिल हुआ था, ये भारत की ओर से पहला था। अब तक कुल 12 हो चुके हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ी, ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ की दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तोता बेटा यहाँ की हाईएस्ट पीक है। इसकी ऊंचाई पूछा आपसे कितनी लेना, 2637 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है, इसको भी लगे हाथ आपको नोट करना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, कभी सवाल आपसे पूछ ले तो मैंने आपको लिखा दिया है ये सारी बातें, ठीक है। और यहीं पर कौन सी ट्राइब मिलती है, यहीं पर आपके टोरा ट्राइब मिलती है जो कि तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पहाड़ी मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद उससे एक पहाड़ी कौन सी है, वो है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। सवाल पूछो आपसे अन्नामलाई और जो कार्डमम पहाड़ी है वो कहां पर है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। तो लिखिएगा कभी सवाल पूछे आपसे कि अन्नामलाई, तो ये अन्नामलाई हो गई, ठीक है, ये हो गई कार्डमम पहाड़ी, ठीक है, ये तो हो गई अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, और ये है कार्डमम पहाड़ी, है ना। देखिएगा ये कहां पर है, ये केरल प्लस तमिलनाडु यहाँ पर, ठीक है, केरल प्लस तमिलनाडु के अंदर है। बाकी मैंने आपको दिखाई दिया कि भाई ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, और ये यहाँ पर अनाईमुड़ी स्थान है जो कि आपके प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च आपकी चोटी है, 2695 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, जो इसमें चोटी है ना, जो अनाईमुड़ी मैंने कहा था आपसे, इसकी ऊंचाई कितनी मीटर, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पश्चिमी घाट में आपको चोटी पूछता है आपसे, या फिर इसके दर्रे पूछता है, 4 दर्रे कौन कौन से, फालघाट, भोरघाट, पालघाट, सिमकोट, टीवीपीएस, तो लिखिए मेरे साथ में, ठीक है, लिखिए दर्रे लिखना है ना, ठीक है, दर्रे, इसके दर्रे बड़े प्यारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दर्रे लिखो पास, कौन कौन से 4 है, टीवीपीएस, ठीक है। देखिए जब दोस्तों बात करें आपसे इनके दर्रों की, तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, सहयात्री वाला था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन हो गया आपके, यहाँ पर हो गया आपका नीलगिरी, ठीक है। तो ये हो गया सहयात्री वाला स्पॉट आपके, तो यहाँ साथी कौन आपके, यहाँ पर हो गया नीलगिरी, ठीक है। ये हो गया आपका अन्नामलाई और ये हो गया कार्डमम पहाड़, ठीक है। अब देखिए तो मतलब मुझे अगर यहाँ से यहाँ पर जाना है तो इसमें से कोई पास होना चाहिए, दर्रा होना चाहिए, तभी दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ पर जा पाऊंगा, ठीक है। तो एक दर्रे का नाम क्या आपके, देखो यहाँ पर स्थान कौन सा है, यहाँ पर स्थान आपका मुंबई, यहाँ पर स्थान कौन सा, मुंबई स्थान, ठीक है, यहाँ पर स्थान है मुंबई, ठीक है। और तो मुंबई में अगर आप अपने मैप में चेक करोगे तो चेक करना, नासिक थोड़ा इससे ऊपर है, पुणे थोड़ा से नीचे, चेक करो अपने उसमें मैप में, नासिक तो यहाँ पर है बेटा, और पुणे कहाँ पर है, पुणे यहाँ पर, ठीक है, आपको मिलेगा ये पक्का ना। तो मुंबई अगर यहाँ पर तो नासिक यहाँ पर है और पुणे यहाँ पर, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कहाँ से कहाँ, अगर आपको नासिक से और मुंबई जाना है, ठीक है, अगर आपको नासिक से मुंबई जाना है तो आपके लिए दर्रा कौन सा, आपके लिए दर्रा हो गया कौन सा, थालघाट। अगर आपको नासिक से मुंबई जाना है दर्रा कौन सा, थालघाट, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पुणे से कहाँ से, अगर आपको पुणे से कहाँ जाना है, अगर आपको पुणे से जाना है कहाँ पर, मुंबई जाना है अगर आपको, तो इसलिए दर्रा कौन सा हो गया, यहाँ पर दर्रा हो गया कौन सा आपके, भोरघाट। तो पहला दर्रा कौन सा हो गया, थालघाट, दूसरा कौन सा हो गया, भोरघाट, ठीक है। अगर आपको नासिक से मुंबई जाना है दर्रा कौन सा है, थालघाट। अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है दर्रा कौन सा हो गया, भोरघाट, कौन सा, भोरघाट हो गया, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर स्थान कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों स्थान कौन सा आपके, देखो तो यहाँ पर देखिए सुना, यहाँ पर देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्पेस है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे बना दूं, ठीक है, देखो ऐसे बना दो इसको, यहाँ बना दो अन्नामलाई बना दो यहाँ पर, और यहाँ बना दो नीलगिरी, ठीक है। अब आपको स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है। दोस्तों इनके बीच में जो आपकी जो पहाड़, इनके बीच में जो आपकी गैप है, यहाँ पर स्थान कौन सा है, यहाँ पर स्थान है कोच्चि, कौन सा स्थान है, कोच्चि, ठीक है। कोच्चि कहाँ पर, केरल के अंदर, और यहाँ पर स्थान कौन सा, कोयम्बटूर, कौन सा स्थान है, कोयम्बटूर। तो अगर आपको कोयम्बटूर से कोच्चि जाना है, ठीक है, तो दर्रा कौन सा हो गया, तो होगा आपके पालघाट, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पर एक दर्रा हो रहा है, ठीक है, एक दर्रा यहाँ पर हो रहा है जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी और जो कार्डमम की पहाड़ी इनके बीच में, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ी है, इनके बीच में एक दर्रा है, जिसमें दोस्तों इधर की साइड स्थान कौन सा है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कौन सा स्थान है, तिरुवनंतपुरम स्थान जो है वो इधर की साइड, ठीक है। और दोस्तों इधर की साइड स्थान कौन सा आपके, वो है मदुरई, कौन सा स्थान है, मदुरई। तो अगर आपको तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जाना है तो यहाँ पर दर्रा कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया सिमकोट। और टीबीपीएस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैंने कौन कौन से स्थान के लिए दर्रा कौन कौन सा आपको दिखा दिया कि मुंबई नासिक के बीच में कौन सा, थालघाट, मुंबई पुणे के बीच कौन सा आपके, भोरघाट, कोच्चि कोयम्बटूर के बीच कौन सा आपके, पालघाट, और तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच कौन सा आपके, वो है सिमकोट, कौन सा, सिमकोट, ठीक है। और तो पश्चिमी घाट जो है ना, इसके अध्ययन के लिए क्या हुआ, इसके अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था माधव गोडगिल कमेटी। लिखिएगा इस पश्चिमी घाट के अध्ययन के लिए, पश्चिमी घाट की स्टडी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी आपकी, इस समिति का नाम क्या था, माधव गोडगिल कमेटी, कौन सा है, माधव गोडगिल समिति, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम क्या है, उसका नाम है माधव गोडगिल समिति, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनती है, इस कमेटी का नाम क्या है, माधव गोडगिल कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पश्चिमी घाट दोस्तों ना। वहीं नीलगिरी की पहाड़ी से कौन स्टार्ट हो जाएगा, पूर्वी घाट हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए एक बार ये लिख दिया पालघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सिमकोट, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर आगे नीलगिरी की पहाड़ी, कौन आ गई, जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों इस पहाड़ी से कौन स्टार्ट होगा, इस पहाड़ी से स्टार्ट होगा आपका पूर्वी घाट, कौन सा स्टार्ट होगा, पूर्वी घाट स्टार्ट होने वाला, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक आपके पर्वत श्रृंखला कौन सी आपके, इसका नाम है पालनी, कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, ये नाम सुना होगा आपने, पालनी तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपकी यहाँ पर श्रेणी कौन सी है, पालनी पहाड़ी है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके ऊपर पूछो आपसे कौन सी है, तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, यहाँ पर लिखिए दोस्तों आपके, एक है सैवरोय, एक का नाम है जवादी, लिखना, एक का नाम है सैवरोय की पहाड़ी और एक का नाम क्या है, एक का नाम है जवादी की पहाड़ी, है ना। तो सैवरोय और जवादी ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, सैवरोय और जवादी कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है।
तो पालनी भी तमिलनाडु के अंदर है, सैदरोज जवादी, ये सब पूर्वी घाट है। यहाँ पर दोस्तों लगातार है, मैंने आपसे पहले भी कहा था पश्चिमी घाट लगातार, इसलिए इसका नाम क्या है, सहयात्री है, साथ साथ चलने वाला। तो पूर्वी घाट में बहुत सारे गैप है दोस्तों, क्योंकि सारी नदियां जो है ना, आपकी अधिकांश नदियां वो इधर ही गिरती हैं, जिस कारण क्या हुआ है, ये घाट जो है वो कटा फटा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके ऊपर कौन सी पहाड़ी आपकी, वो है पालकोंडा, कौन सी है, पालकोंडा। और पालकोंडा पूछो आपसे कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर पहाड़ी कौन सी, पालकोंडा, ठीक है। उसके ऊपर पूछो आपसे कौन सी है, नल्ला मलाई, कौन सी है, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, ये भी कहां पर है बेटा, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है, कहां पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी आपकी, देखो पालकोंडा, और भी नाम है, पालकोंडा, वेलिकोंडा, वो यहीं पर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिख लो, यहीं पर है आपके वेलिकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मलाई जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके ऊपर अरामकोंडा, वो भी आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके ऊपर लिखिए आप अरामकोंडा ना, ठीक है, अरामकोंडा, बस दोस्तों एनीकोंडा ना है बस ना, बस एनीकोंडा छोड़ दो, बाकी सारी कोंडा है यहाँ पर, ठीक है। लिखो अरामकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर अरामकोंडा, ठीक है। मैं नीचे से दोस्तों ऊपर की ओर जा रहा हूं, ठीक है। अरामकोंडा आपकी ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। दोस्तों इसके ऊपर पहाड़ी कौन सी आपके, महेंद्रगिरी पहाड़ी, कौन सी है, महेंद्रगिरी पहाड़ी, ठीक है। ये ओडिशा के अंदर कहां पर है, जो महेंद्रगिरी है आपकी, ये है ओडिशा के अंदर, ठीक है। ये है दोस्तों ओडिशा के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पर नदी कौन सी आ गई आपकी, महानदी, ये पूर्वी तट जो है हमारा वो यहाँ पर आके समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसको हेड लगा दीजिए आप लोग, देखिए पूर्वी तट, पूर्वी घाट, लिखो पूर्वी घाट, लिखो पूर्वी घाट, लिखो वेस्टर्न घाट। पहली बात तो मैंने आपसे कहा कैसा है, कटा फटा है ना, ये पूर्वी घाट कैसा है, कटा फटा है, क्यों है, नदियों के कारण, नदियों के कारण जो है ये कटा फटा है, ठीक है। तो अगर कुछ आपसे इस पूर्वी जो आपके घाट है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो अरामकोंडा इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ये ना। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है अरामकोंडा, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, 1680 मीटर इसकी हाइट है ना, 1680 मीटर इसकी हाइट है अरामकोंडा की, और ये इसकी हाईएस्ट पीक है ना। तो पालनी, सैवरो, जवादी तमिलनाडु में, आपसे पूछते हैं कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, पालनी, सैवरो, जवादी, पालकोंडा। तो पालनी, सैवरो, जवादी तमिलनाडु में, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मलाई ये आपके आंध्र प्रदेश में, अरामकोंडा आंध्र प्रदेश में ना। और महेंद्रगिरी पूछो आपसे कहां पर आपकी, ये होगी ओडिशा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ओडिशा के अंदर आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हमारा पूर्वी घाट दोस्तों, कौन सा घाट हो गया, ये हमारा पूर्वी घाट हो गया। पूर्वी घाट लगातार नहीं है, कटाफटा घाट है, यहीं पर आपकी महानदी, यहीं पर गोदावरी, यहीं पर कृष्णा, यहीं पर कावेरी, ये सारी नदी यहीं पर मिलती है दोस्तों। बेटा वो तट है ना जो तू बोल रहे हैं ना, वो तट है, ठीक है। उत्तरी सरकार तट, वो तट है रसगुल्ला, कोस्ट है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, घाट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, घाट पढ़ रहे हैं ना। घाट दोस्तों अंदर है, तट बाहर, देखो ऐसे बेटा, ये तो है तट, कोस्ट, और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर घाट, ऐसे। तो ये घाट है, अभी हम केवल घाट पढ़ रहे हैं ना, अभी कोस्ट नहीं पढ़ रहे बेटा, केवल घाट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी कोस्ट नहीं पढ़ रहे, केवल दोस्तों घाट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बना लोगे आप लोग, बताओ यस या नो। अब लिखो पठार, देखो जो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें पठार कौन कौन से हैं। देखो बेटा यहाँ पर कौन आपके, अरावली, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। सुन, यहाँ पर आपकी अरावली, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपके विंध्यन पर्वत, ठीक है। फिर नदी कौन सी आ गई आपके, फिर यहाँ हो गया सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। फिर नदी आ गई ताप्ती नदी, तो यहाँ पर हो गया आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। और यहाँ हो गया कौन आपके, यहाँ हो गया आपका पूर्वी घाट, ठीक है। अब देखिए आप लोग दोस्तों, ये है अरावली, कौन है, ये है अरावली। तो अरावली और विंध्यन के बीच में, अरावली और विंध्यन के बीच में एक तो पठार कौन सा आपके, मेवाड़ का पठार, कौन सा है, मेवाड़ का पठार। एक है मालवा का पठार, एक कौन सा है, बुंदेलखंड पठार। तो एक तो कौन सा हो गया, एक तो हो गया आपके मेवाड़ का पठार, एक हो गया मालवा का पठार, और एक हो गया कौन सा, बुंदेलखंड। अभी इनके बारे में लिख देंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना ना। तो मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार आपके, ये इन दोनों पहाड़ी के बीच में आपको नजर दोस्तों आने वाला है, ठीक है। वही दोस्तों इसके जस्ट इधर कौन आपके, देखना यहाँ पर कौन है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जिसका अधिकांश हिस्सा कहां पर है, झारखंड के अंदर, ठीक है। अधिकांश हिस्से की बात कर रहा हूं, झारखंड होता ना। यहाँ पठार कौन सा है, दंड कारण्य का पठार। अच्छा यहाँ पर ये किसका हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का, मतलब अधिकांश हिस्सा कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आपके, ये कौन है, ये दक्कन का पठार, ठीक है, याद कीजिएगा। ये क्या है, ये है दक्कन का पठार, ठीक है। ये है दक्कन का पठार, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और वही दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा था आपसे, मेघालय जो है आपकी, ये मेघालय भी किसका हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ठीक है। तो लिखिए शिलोंग या फिर मेघालय का पठार, शिलोंग या फिर मेघालय का पठार, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे पठार कहां पर है, ये सारे पठार जो है वो इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, ठीक है। अब सारे पठार के बारे में फटाफट आप जो है नोट कीजिए मेरे साथ में। देखो दोस्तों, पहला पठार आपके मेवाड़ का पठार, कौन सा, मेवाड़, नाम से स्पष्ट है, महाराणा प्रताप, मेवाड़ मतलब राजस्थान, बनास नदी जो है उसके किनारे पर पठार है, राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी बनास नदी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मालवा का पठार, ये राजस्थान में नहीं एमपी के अंदर ना, एमपी के अंदर मालवा का पठार, मालवा नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। चंबल नदी इस पठार को बनाती है, ठीक है। वही दोस्तों इसका पठार कौन सा आपके, यहाँ इसमें राजस्थान से, इसी मालवा के पठार को राजस्थान में क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार बोलते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये जो इलाका दोस्तों आपके, ये हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो ये जो मालवा का पठार, इसी को क्या बोलते हैं, राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, ये एमपी में भी और यूपी के अंदर भी, ठीक है। एमपी यूपी दोनों में, बुंदेलखंड एरिया आप जानते हो एमपी में भी और यूपी के अंदर भी, ठीक है। झांसी वासी यूपी वाला भी आता है इसके अंदर, बुंदेलखंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भूमि का कटाव है आपकी बड़ी समस्या, ठीक है। यहाँ से कटाव कौन सा होता है, यहाँ पर कटाव होता है आपके अब नलिका अपर्दन होता है, उसको बोलते हैं गली इरोजन बोलते हैं, कौन सा, गली इरोजन बोलते हैं, अब नलिका अपर्दन बोलते हैं इसको। और इस अपर्दन से यहाँ पर क्या हुआ है, जो भूमि बनी है उसको बोलते हैं बीहड़ या आपके उत्खात भूमि, ठीक है। सुना आपने चंबल के बीहड़ दोस्तों ने, तो बुंदेलखंड के अंदर चंबल के बीहड़, ठीक है। वेटलैंड टोपोग्राफी कहते हैं इसको, चंबल के बीहड़, ठीक है। चलो लिख लो ना, लिखना बड़ा जरूरी है वरना आप भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा लिखाऊंगे, बताऊंगे कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखाऊंगे आपको, चलो दिखाई देते हैं ना, क्या ही सोचना, लिखो। देखो मेवाड़ का पठार कहां पर है, ये राजस्थान के अंदर है, और नदी कौन सी है, बनास नदी है। देखो मालवा का पठार, ये कहां पर है, एमपी के अंदर है, और नदी कौन सी आपके, चंबल नदी है, ठीक है। और लिखिएगा
राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको? हाड़ौती का पठार कहते हैं। राजस्थान में इसी का भाग कौन सा है? हाड़ौती का पठार। नंबर 3 लिखिए, बुंदेलखंड का पठार। नंबर 3 लिखिए, बुंदेलखंड का पठार। नंबर 3 लिखिए आप, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, लिखिए कहां पर है? एमपी प्लस यूपी के अंदर। ठीक है, ये भी दोस्तों आपकी नदी कौन सी? चंबल नदी है। वो आपने फिल्म देखी है वो पान सिंह तोमर रसगुल्ला, वो दोस्तों यहीं पर बनी हुई है ना। हाँ, बागी कहिए, डकैत मत कहिए भाई साहब, चंबल के बागी, याद है आपको दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों क्या, यहाँ पर आपके तो यहाँ पर जो मिट्टी है उसमें हुआ कटाव दोस्तों, यहाँ की जो मिट्टी है उसमें हुआ कटाव। कटाव होने से जो कटाव जो हुआ उसको बोलते हैं आपके अवनदी का अपरदन। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर जो नदी है इससे यहाँ की जो भूमि है इसमें कटाव हुआ है और इसे बोलते हैं क्या? अवनदी का अपरदन। क्या बोलते हैं? अवनदी का अपरदन बोलते हैं। ये सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। इसी को बोलते हैं गली इरोजन। क्या बोलते हैं? गली इरोजन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इस कारण दोस्तों यहाँ पर जो भूमि तैयार होती है इसको बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं आपके जो भूमि तैयार हुई है यहाँ पर इसे बोलते हैं उत्खात या फिर बीहड़। उत्खात या फिर बीहड़ कहते हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं। उत्खात या बीहड़ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं, उत्खात या बीहड़ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्खात या बीहड़ कहते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन सा है? इसके बाद देखिए कौन सा आपके, इसके बाद यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार सुना, खनिजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अधिकांश हिस्सा झारखंड के अंदर है, फिर भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या ओडिशा भी आने वाला है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी आने वाला है, ठीक है। तो झारखंड दोस्तों अधिकांश हिस्सा झारखंड में, बाकी इसमें पश्चिम बंगाल भी आएगा, इसमें ओडिशा भी आने वाला है, ठीक है। हम दोस्तों इसको मैं अलग से निकाल के बना रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर नहीं बना रहा हूँ, इसको अलग से निकाल रहे हैं और फिर बनाता हूँ इसको, ठीक है। देखो आप यहाँ पर लिखिएगा छोटा नागपुर का पठार। देखो छोटा नागपुर का पठार। देखो बेटा मैंने कहा इसमें झारखंड मुख्यतः, पश्चिम बंगाल भी आता है और ओडिशा भी आता है। फिर मैंने आपसे कहा कि खनिजों का अजायब घर है, खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर है। अब देखिए बेटा इसमें ये दोस्तों छोटा नागपुर का पठार आप मान लीजिए, ठीक है। तो इसके बीचों बीच में नदी कौन सी जा रही है आपकी? ये नदी है दामोदर नदी, ठीक है। पहली बात तो आपके सामने आ चुकी है कि जो ये पठार है इसके बीचों बीच में नदी कौन सी है? दामोदर नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं रांची का पठार। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग रांची का पठार। क्या बोलते हैं? रांची का पठार कहते हैं, जिसके ऊपर वाला भाग है, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला भाग है उसे बोलते हैं हजारीबाग का पठार। क्या बोलते हैं? हजारीबाग का पठार। ये आपको बुक से समझ में नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये भौतिक प्रदेश की बुक है ना एनसीईआरटी, जब मेरा कंटेंट एक बार पढ़ लोगे उसके बाद बुक पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा, वरना दोस्तों बुक से समझ में, क्योंकि बुक में रसगुल्ला ऐसे डायग्राम नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वहां पर, तो ये डायग्राम जो है आपको सारी बातें क्लियर करता है कि भाई सवाल पूछे आपसे रांची के पठार को, हजारीबाग का जो पठार है उससे अलग करने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी है, ठीक है। रांची का पठार किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। हजारीबाग का पठार किसका हिस्सा है? वो भी रसगुल्ला इसी का हिस्सा है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कि भारत का रूट क्षेत्र कहां पर है, वो इस नदी के अंदर काला प्रदेश, कोयला के लिए बड़ा फेमस स्थान है, इसलिए इसको भारत का रूट क्षेत्र कहते हैं। तो ये अपना मार्क चेंज करती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, लिखिए ये दामोदर नदी है, इसमें दो तीन सवाल बनते ना। बंगाल का शोक कौन है? तो बंगाल का शोक है आपके दामोदर नदी। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये हो गया, ठीक है। नंबर 2 लिखिए भारत का रूट क्षेत्र कौन सा है? भारत का काला प्रदेश कौन सा है जो कोयला के लिए फेमस है? वो है दामोदर। कौन सा? दामोदर, ठीक है। कोयला के लिए फेमस है, भारत का रूट क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना पूछूं आपसे वो कौन सी है? दामोदर, ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे ना, उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा है? इसी को कहा है, ठीक है, नदी घाटी परियोजना, ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे उन्होंने जो नदी घाटी परियोजना है इसे क्या बोला है? इसे बोला है आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर का, ठीक है। ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट, आधुनिक भारत का मंदिर का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों जो ऊपर वाला हिस्सा है ना रांची का पठार, इसी में साथियों पारसनाथ की पहाड़ी, कौन सी? पारसनाथ पहाड़ी, इसको बोलते हैं संवेद शिखर। जो जैन तीर्थंकर थे ना पारसनाथ जी 23वें तीर्थंकर, ये उनको समर्पित पहाड़ी है और सांपों का देवता कहते हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो यहीं पर आप चलो आगे लिख दीजिए, लिखो पारसनाथ की पहाड़ी, लिखो पारसनाथ की पहाड़ी कहां पर है? झारखंड के अंदर। कहां है? झारखंड के अंदर। आगे लिखिएगा इसे बोलते हैं संवेद शिखर। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो इस संवेद शिखर के आसपास एक्टिविटी बढ़ाई जाएगी जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले। झारखंड ने कहा था, बहुत लंबा विरोध यहाँ पर हुआ, तो फिर वापस से इसको वापस से पवित्र स्थान घोषित किया गया था जैन धर्म का, लिखना यह है जैन धर्म का स्थान है। और जैन धर्म में तीर्थंकर कौन सा आपके? 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। सांपों के देवता ये, इनको समर्पित है, सांपों के देवता है, इन्हें समर्पित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांपों के देवता है, इनको समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अधिकांश खनिज यहाँ पर मिल जाएंगे छोटा नागपुर पठार के अंदर, दोस्तों ना। तो ये पारसनाथ की पहाड़ी भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पारसनाथ की पहाड़ी आपको यहाँ पर नोट करनी है। ये दोस्तों पठार कौन सा आपके? मेघालय का पठार या फिर शिलोंग का पठार। ये सवाल दोस्तों खूब पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा भाग प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है दोस्तों, वो कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेघालय का पठार, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ी कौन सी है? यहाँ पर गारो पहाड़ी। यहाँ कौन सी है? यहाँ पर खासी पहाड़ी। और यहाँ कौन सी है? यहाँ पर जयंतिया पहाड़ी। तो गारो, खासी, जयंतिया, तीन दोस्तों पहाड़ी है, ठीक है। ये तीन पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। जब दोस्तों यहाँ पर बारिश की आपके हवाएं चलती है दोस्तों, आपके ये साथी हवाएं दोस्तों आपके ऐसे यहाँ पर फंस जाती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर खूब बारिश होती है, खांसी के नीचे पहाड़ी जो है यहाँ खूब बारिश होती है। और यहीं पर स्थान कौन सा है? चेरापूंजी स्थान यहीं पर है और मासिन राम स्थान यहीं पर है। चेरापूंजी और मासिन राम स्थान जो है यहीं पर है, जो कि पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का।
पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम जो है वो यहीं पर है, खासी पहाड़ी के नीचे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी आपकी, यहाँ की हाईएस्ट पीक है नॉर्थ नॉर्थ यहाँ की हाईएस्ट पीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कौन है, आपके मेघालय की पहाड़ी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मेघालय, ठीक है, और यहाँ पर कौन दोस्तों आपके, यहाँ पर साथियों ये राजमहल की पहाड़ी है, और ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर तो राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर कौन आपके, यहाँ पर आपके मेघालय की पहाड़ी, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या था, इनके बीच जो क्षेत्र था आपके, यह क्षेत्र आपके नीचे दब गया दोस्तों, इनके जो बीच में क्षेत्र था आपके, वह क्षेत्र नीचे आ गया, और नीचे आने से एक गैप बन गया यहाँ पर, उसके नीचे आने से यहाँ बन गया दोस्तों गैप, ये गैप यहाँ पर बन गया, जो क्षेत्र था यहाँ पर वो नीचे चला गया आपके, इसे गैप बन गया, इस गैप का नाम क्या है, राजमहल गारो। देखो यहाँ से उठाया राजमहल, यहाँ से उठाया गारो, तो राजमहल गारो गैप, इसी को आप बोलते हो मालदा गैप। आपके मैप में देखिए आपको मालदा गैप मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं मालदा गैप या फिर राजमहल गारो गैप, ठीक है। तो मालदा गैप कहते हैं इसी को, या फिर राजमहल गारो गैप कहते हैं। यह पहले बीच में गैप नहीं था, मैंने कहा ना कि ये जो है वो किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी कहां पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की बाउंड्री पर है, और ये भी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है, यहाँ भी जो था प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा था, और ये वाला भी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। आज दोस्तों हुआ ऐसा है कि ये वाला हिस्सा नीचे चला गया, इसको बोलते हैं राजमहल गारो कहते हैं, मालदा कहते हैं। ऐसा लगता है कि हमें ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, मैप में दोस्तों ऐसा लगता है, मैं फिर कह रहा हूं दोनों हिस्से आपके जुड़े हुए हैं, बस बीच में गैप हो गया, इसलिए ये वाला हिस्सा भी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह वाला हिस्सा भी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों पठार और है आपके, वो है दंडकारण्य का पठार, ठीक है। एक और बचा हुआ है, लिखो दंडकारण्य का पठार, देखिए दंडकारण्य का पठार कहां पर दोस्तों आपके, छत्तीसगढ़ में भी है, अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़, अधिकांश जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ में, बाकी जो ओडिशा का साउथ वाला पार्ट है, कालाहांडी, कोरापुट, वो इलाका भी इसमें आता है, तेलंगाना वाला इलाका भी इसमें आता है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जो टच होता है, ठीक है। तो लिखिएगा, पूछूं आपसे इसमें, छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये दंडकारण्य का पठार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, इसी को छत्तीसगढ़ बोलते हैं बस्तर का पठार, नाम सुना है बस्तर, आपने सुना ही होगा, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ बोलते हैं बस्तर का पठार, ठीक है। और बस्तर जो इलाका दोस्तों अपने आप इसके लिए नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है ना, लिखना यह है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र ना। आपने वो फिल्म देखी थी न्यूटन फिल्म जो है वो यहीं पर शूट हुई है, जो न्यूटन फिल्म थी ना आपकी वो यहीं पर शूट हुई है, ठीक है। तो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र कौन सा आपके, वो बक्सर का इलाका दोस्तों, और बक्सर का पठार जो है वो टिन के लिए फेमस, किसके लिए, टिन के लिए। जो बक्सर का पठार आपके, जो बक्सर का पठार है वो टिन के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ओडिशा में आपके स्थान है कालाहांडी और कोरापुट है, ये भारत के वो स्थान जहां पर भुखमरी से आज भी मौतें होती हैं, माना कि बॉक्साइट के लिए फेमस है, और वहां के स्थानीय लोग इसका यूज नहीं कर पा रहे, बाहरी कंपनी आती है लूट के जाती है, यहाँ के लोग भुखमरी से मरते हैं, ठीक है। जो ओडिशा है इस पठार के अंदर यहाँ पर स्थान कौन सा है, कालाहांडी, कोरापुट, और ध्यान रखिएगा कालाहांडी कोरापुट जो है ये भुखमरी से यहाँ पर मौतें होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भुखमरी से यहाँ पर मौतें होती हैं, अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, यहाँ पर बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। भुखमरी से यहाँ पर मौतें होती हैं, और बॉक्साइट के लिए कौन सा स्थान है, कालाहांडी और कोरापुट स्थान जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस, ठीक है। मैं आपको सारे पठार लिखवा रहा हूँ, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उसका एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ये मैं भौतिक प्रदेश पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए कि आपका इसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जो मैं डायग्राम बनाऊँ उसको बना लेना है, ये आपको किताब से समझ में नहीं पाओगे, जो मैंने आपको ये बनाया ना, ये जो मैंने आपको यहाँ बनाया, देखो यहाँ देखो, अरावली, विंध्य, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग मेघालय का पठार, दंडकारण्य का पठार। अब हम इसको पढ़ने के दक्कन के पठार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, अब इसकी बारी है दक्कन के पठार की, आइए यहाँ पर बात करते हैं। लिखिए दक्कन का पठार, लगाओ हेडिंग, दक्कन का पठार, लिखो दक्कन का पठार। दोस्तों देखो दक्कन का पठार कौन कौन सा राज्य आने वाला है, एक बार देख लो, यह साथियों दक्कन का पठार यहाँ पर है, तो महाराष्ट्र आने वाला है, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र आएगा, यहाँ पर तेलंगाना होगा तो वो आएगा, यहाँ कर्नाटक होगा वो आएगा, तो यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश हिस्सा भी आएगा, कुछ हिस्सा आएगा, ठीक है। तो चार, तमिलनाडु तो नहीं, तमिलनाडु तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, केरल भी नहीं आएगा, तो चार राज्य इसमें आने वाले, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपके तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिएगा यह साथियों दक्कन का पठार आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा आपसे कौन कौन आएगा, तो महाराष्ट्र आएगा, तेलंगाना आएगा और कर्नाटक आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है। तो ये चार आने वाले हैं, ये चार दोस्तों यहाँ पर आएंगे, ठीक है। देखिएगा यह चार आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र जो है ना आपके, यहाँ पर साथियों बेसार चट्टानें थी दोस्तों, उनके टूटने से क्या हुई, यहाँ पर काली मृदा बनती है इस दक्कन के पठार में, और यहाँ की जो काली मृदा उसको दक्कन के पठार में क्या बोलते हैं, रैगूर कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो बेसार चट्टानें थी इनके अपरदन से, याद करो मैंने आपको इसका भूगोल में दिखाई थी बात, इनके अपरदन से काली मृदा बनती है ना, काली, या फिर इसको रैगूर बोलते हैं। और यह मृदा किसके लिए बड़ी फेमस है ना, यह मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए बड़ी फेमस है, कपास की खेती के लिए बड़ी फेमस है। और दोस्तों इसके अलावा लिखिएगा आपकी कपास की खेती के लिए बड़ी फेमस है मृदा, और इसके अलावा लिखिए दोस्तों यह ऐसी मृदा है जो अपने आप जुत जाती है, स्वतः जुताई मृदा ना, सेल्फ प्लगिंग मृदा, ठीक है। यह अपने आप जुताई होती है, इसमें स्वतः जुताई मृदा। तो होता क्या है, तो काली मृदा ऐसी है कि जब गीली होगी रसगुल्ला एकदम गीली हो जाएगी, ठीक है। सूखेगी साथियों, इसमें दरारें से पड़ जाएंगे ना, फट जाएगी, ठीक है, सूखने पर। तो ये अपने आप इसमें क्या होती है, सेल्फ प्लगिंग होती है, स्वतः जुताई इसकी होती है, ठीक है। और इसके अंदर नमी धारण करने की क्षमता जबरदस्त होती है ना, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जबरदस्त है ना, नमी धारण करने की क्षमता होती है ना इसमें, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कर्नाटक जो आपको दो भाग में डिवाइड है, जो कर्नाटक है आपकी ये है ऐसे साथियों, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग इसका, जो कर्नाटक का जो ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं मैसूर का पठार, क्या बोलते हैं, मैसूर
वाला भाग है इसको बोलते हैं बंगलुरु का पठार। जो कर्नाटक का जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं मैसूर का पठार, और जो नीचे वाला भाग है इसे बोलते हैं बंगलुरु का पठार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में यहां साथियों तेलंगाना, ठीक है, ये हो गया तेलंगाना का पठार। और जो आंध्र प्रदेश का पठार होता है इसको बोलते हैं रॉयल सीमा का पठार। क्या बोलते हैं इसको? रॉयल सीमा का पठार। सवाल पूछूं आपसे कि भाई तेलंगाना का पठार और जो रॉयल सीमा का पठार है इनके बीच में सो बाउंड्री बनाने वाली नदी कौन सी है आपकी? यह नदी कौन सी ना? यह नदी है कृष्णा नदी। तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार जो है इसके मध्य बाउंड्री बनाने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। आपको ध्यान रखना है, बाउंड्री बनाने वाली नदी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब हुआ है हमारा कौन सा? ये प्रायद्वीपीय भारत में मैंने आपको पठार पढ़ा दिए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पठार में मैंने आपको मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, मैसूर का पठार, बंगलुरु का पठार, दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम बात इसी करते हैं आपके घाट के बाहर की साइड कौन होते हैं? कोस्ट होते हैं ना। घाट के बाहर क्या होती है? कोस्ट होती है। तो लिखिएगा तट या फिर कोस्ट। लिखिए तट या फिर कोस्ट। देखो साथियों, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत आपके सामने, ठीक है, जहां पर पानी जो है वो तटीय सीमा बनाता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो तो ये गुजरात है। सो गुजरात का जो कोस्ट होता है उसको तीन कोस्ट बनती है गुजरात के अंदर, ठीक है। एक बनती है कच्छ का तट बनता है, एक बनता है काठियावाड़ तट बनता है, एक बनता है आपके काकरापार का तट, ठीक है। तो ये पहले वाला जो है जो पहले वाला जो है ये जो आपके पहले वाला जो आपके इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कच्छ का तट, ठीक है। ये जो पहले वाला है इसको बोलते हैं आपके कच्छ का तट बोलते हैं। सेकंड नंबर जो है इसे बोलते हैं काठियावाड़, काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। जो ये पहले वाला जो घूम रहा है ना, पहले वाला, ठीक है, जो ऐसे है ना, ये जो पहले वाला वो कौन सा है? कच्छ वाला। और ये कौन सा है? काठियावाड़, ठीक है। ऐसे है ना, कच्छ और काठियावाड़, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ भी गुजरात ही बेटा, ठीक है, यहाँ भी साथी गुजरात है। इसे बोलते क्या? इसे बोलते हैं हम लोग काकरापार तट। और तीनों कहाँ पर? गुजरात के अंदर, ठीक है। यह भी गुजरात के अंदर है, यह भी गुजरात के अंदर है, और यह भी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, ठीक है। तीनों गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों स्थान कौन सा? दमन। यहाँ स्थान कौन सा? दमन, ठीक है। और यहाँ स्थान कौन सा आपका? गोवा। यहाँ स्थान गोवा, ठीक है। इसके बीच में पूछूं आपसे, यह जो कोस्ट आपके, यह जो हिस्सा है इसको बोलते क्या? इसे बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं ना। तो ये किसमें? यह है महाराष्ट्र और गोवा के अंदर, महाराष्ट्र और गोवा कोंकण तट दोस्तों ना। इसके बाद में यहाँ पर स्थान कौन सा है? न्यू मंगलोर। ये बंदरगाह है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। दोस्तों इनके बीच जो कोस्ट लिखना आपके, इनके बीच जो कोस्ट है इसे क्या बोलते हैं? यह जो कोस्ट है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते लिखना आपके, मतलब गोवा और जो न्यू मंगलोर है इसके बीच जो कोस्ट है इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। और न्यू मंगलोर से जो आपके कन्याकुमारी तक आपके जो स्थान है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते लिखना आपके मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट, केरल, ठीक है। तो पश्चिमी तट पर आपके इतने सारे, केरल में मालाबार, कर्नाटक में कन्नड़, गोवा में कोंकण, और महाराष्ट्र में कोंकण, और काकरापार, कच्छ और काठियावाड़ गुजरात के अंदर। कौन कहां पर है आपको ध्यान रखना, ठीक है। इनकी बाउंड्री कहां कहां पर है? दमन से गोवा के बीच में कोंकण हो गया, गोवा से न्यू मंगलोर के बीच में कन्नड़ हो गया, और न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में आपके मालाबार हो गया। आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब तो इधर आते हैं ना, देखिएगा जो साथी हो दोस्तों आपके, जो आपके तमिलनाडु वाला इलाका है दोस्तों आपके, इसे बोलते क्या? इसे बोलते छापना। तमिलनाडु से इलाका जो आपकी थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा ना, थोड़ा बहुत जो है आंध्र प्रदेश भी आएगा। इसे बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु का आएगा, कुछ हिस्सा आपके आंध्र प्रदेश का भी आएगा। कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। वही दोस्तों इसके ऊपर जो कोस्ट है आपकी, इसके ऊपर जो कोस्ट है आपकी यहाँ पर, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी सरकार तट। ये आंध्र प्रदेश प्लस ओडिशा के अंदर है, आंध्र प्रदेश प्लस ओडिशा। नाम क्या है इसका? इसका नाम है उत्तरी सरकार तट, इसका नाम है, ठीक है। और वही दोस्तों यहाँ पर नदी है एक्चुअली, मैं पूछूं आपसे ये बाउंड्री कैसे बनी? तो यहाँ तो नदी कौन सी आपके, यहाँ नदी होगी आपके कृष्णा नदी, ठीक है। कोरोमंडल और उत्तरी सरकार है, इसके बीच में कौन सी है? कृष्णा नदी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी आपके? महानदी। यहाँ कौन सी है? महानदी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी है? ऊपर की ओर एक नदी और है, स्वर्ण रेखा नदी। शायद आपने इसके बारे में नाम सुना होगा। झारखंड जो जमशेदपुर जो स्थान है वो यही वाली नदी है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आपके उत्कल तट। याद है आपको? हमारे जो राष्ट्रीय गान उसमें आता है ना, उत्कल या फिर कलिंग तट। कहां पर है ये? ओडिशा के अंदर है। उत्कल या फिर कलिंग कहां पर है? ओडिशा के अंदर, ठीक है। बस ऐसे ध्यान रखना आपको इसके बारे में। अगर आपसे पूछे कि भाई लौटते हुए मानसून से कहां बारिश होती है, तो लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल जो कोस्ट है यहां पर बारिश होती है। लौटते हुए मानसून से कहां बारिश होती है? कोरोमंडल जो कोस्ट है यहां बारिश होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बनाओ फटाक से।
लिखिए, कोस्ट का मतलब होता है तट, कोस्ट का मतलब तट होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी तो पढ़ाती मैंने यार। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। हाँ, बुक के बारे में बात करेंगे, अभी 2 मिनट रुक जाओ उसके बारे में ना, केवल 2 मिनट रुक जाओ, बुक के बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है। लिख लिए पोस्ट आपने? अब दोस्तों इन पोस्ट के ऊपर बंदरगाह भी है, अगर आपको हो तो मैं लिखा दूं, आपको बताओ आप में से कौन कौन तैयार हो। ये जो पोस्ट है ना, इनके ऊपर बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है। देखो ये जो पोस्ट है ना, इन पोस्ट के ऊपर क्या है, बंदरगाह, क्या है, पोर्ट है। चलो देख लो, मैं लिखाता हूँ आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो आपको इससे अधिक नहीं पढ़ना इस टॉपिक के अंदर आपको, ठीक है। इसको बार बार पढ़ना है ना। देखिए बेटा, यहाँ पर तो यहाँ पर था आपके कौन सा, कच्छ वाला था यहाँ पर, और ये कच्छ वाला था ना, इस कच्छ वाले के अंदर कौन सा है यहाँ पर, इनका कांडला पोर्ट। कौन सा, कांडला पोर्ट, नाम सुना है आपने? इसी का नया नाम क्या हो चुका है, दीनदयाल बंदरगाह। ये कौन से वाले में, कौन से वाले में, मैं लिखा चुका हूं ना आपको, कच्छ के अंदर है, ठीक है। तो कराची का विकल्प के रूप में तैयार किया हमने इसको ना, जो कराची उसके विकल्प के रूप में तैयार किया इसको ना, ये कराची के विकल्प के रूप में तैयार होता है। कराची पाकिस्तान में चला गया था, तो हमने कराची के स्थान पर उसके ऑप्शन के रूप में इसको शुरू किया था। और भारत का पहला एसईजेड, भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, वो है कांडला, जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। तो जो कच्छ वाला इलाका है उसमें पोर्ट कौन सा है, कांडला पोर्ट। कौन सा बेटा, कांडला पोर्ट महत्वपूर्ण पोर्ट है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। वही दोस्तों आपके जो काकरा पार तट है आपके, इसमें 4 नदी गिरती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साथियों ऐसे 4 नदी आती है, ठीक है। इसका नाम क्या है, साबरमती आती है, माही आती है, नर्मदा और ताप्ती। क्रम पूछता है इसका, तो लिखना समानता। क्रम क्या है इसका, समानता। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, कभी क्रम पूछ सकता है आपसे ना। तो काकरा पार पोस्ट आपके वहां पर गिरती है, आपके 4 नदी है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। फिर दोस्तों आता है कौन सा आपके, महाराष्ट्र, गोवा। फिर आता है महाराष्ट्र और गोवा। कोस्ट का नाम क्या है, कोस्ट का नाम हो गया कोंकण तट, ठीक है। कोस्ट का नाम क्या होगा, कोस्ट का नाम हो गया कोंकण तट। याद है आपको? सुनो, यहाँ पर 3 पोर्ट लिखाऊंगा आपको, 4 पोर्ट लिखाऊंगा, चारों के चारों जबरदस्त पोर्ट, ठीक है। देखिए देखिए, एक पोर्ट कौन सा यहाँ पर, मुंबई पोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो मुंबई पोर्ट, ठीक है, सबसे व्यस्तम पोर्ट है, सेल सेट द्वीप के ऊपर है और गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं ना। तो मुंबई पोर्ट के बारे में 3 बातें कौन कौन सी लिखना, जो मुंबई पोर्ट है इसके बारे में। पहली बात तो द्वीप कौन सा है, सेल सेट द्वीप है। अगला क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया है, और अगला क्वेश्चन सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, ठीक है। वही दोस्तों इसके नीचे आपके पोर्ट और बनाएगा, मतलब इस पर दबाव जो था ना, उस दबाव को कम करने के लिए इसी के जस्ट पास में पोर्ट बनाएगा, इसका नाम आपके नहावा सोवा। ये इस पर दबाव को कम करने के लिए बनाएगा, ठीक है। जो मुंबई पे जो दबाव है इसे कम करने के लिए क्या बनाएगा, नहावा सोवा पोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई पर दबाव कम करने के लिए बनाएगा, ठीक है। और इसी को आप बोलते हो क्या, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, जेएनपीटी बोलते हैं, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हो। और ये कंटेनर पोर्ट है, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके जो जहाज, जो बड़े बड़े जहाज जाते हैं, जहां पर वो उसमें माल भरा होता है, वो कंटेनर पोर्ट कौन सा आपके, वो है जेएनपीटी, ठीक है। अभी दोस्तों मोदी जी ने आपके 2 दिन पहले यहाँ पर एक पोर्ट और शुरू कर दिया है, जिसका नाम बदावन पोर्ट। तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऐड करिए फटाक से। तो महाराष्ट्र के अंदर एक और पोर्ट शुरू हो चुका है, और नाम क्या है इसका, इसका नाम है बदावन पोर्ट। ये महाराष्ट्र के पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में इसकी जो आधारशिला है वो रखी जा चुकी है, पालघर के अंदर आपके, ठीक है। और बदावन पोर्ट आपके ये गहरा पोर्ट है ना, गहरा पोर्ट, ध्यान रखना, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। गोवा में आपके पोर्ट का नाम क्या है, मार्मो गोवा पोर्ट। जो गोवा है, यहाँ जो बंदरगाह है इसका नाम क्या है, मार्मो गोवा बंदरगाह, ठीक है, गोवा के अंदर है। कहाँ है साथियों, तो गोवा के अंदर है, और जुआरी नदी पर है। नदी का नाम क्या है, जुआरी नदी है, गोवा के अंदर है, जुआरी नदी के ऊपर है। और ये आपको ध्यान रखना है, मार्मो गोवा बंदरगाह के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। ये साथी गोवा हो गया दोस्तों ना। इसके बाद में कौन है आपके, कर्नाटक दोस्तों। कर्नाटक में तो न्यू मंगलोर पोर्ट है, कॉफी बंदरगाह बोलते हैं इसको, ठीक है। वही दोस्तों कर्नाटक के अंदर आपके बस न्यू मंगलोर ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपके कौन सा, केरल, ठीक है। तो केरल में बहुत कुछ है, यहाँ पर तट के ऊपर बहुत कुछ है, ठीक है। देखिए यहाँ लिख दीजिए आप लोग, यहाँ कौन सा पोर्ट है, न्यू मंगलोर पोर्ट। क्या होता है यहाँ पर, कॉफी निर्यात होती है। राज्य जानते हो कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है आपके, कोच्चि पोर्ट। और कोच्चि क्यों फेमस है, इसको बोलते हैं अरब सागर की रानी, ठीक है, केरल के अंदर ना, कोच्चि केरल में इसे बोलते हैं अरब सागर की रानी कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब तो मैं दिखा रहा हूं आपको, एक तो वेम्बनाथ झील जो कोस्ट के ऊपर है, ठीक है। एक अष्टमुड़ी लेक, ये भी कोस्ट के ऊपर है। एक कयाल, ये 3 पॉइंट और लिख दीजिए आप ना, इस वाली कोस्ट के ऊपर। देखिए साथियों, यह है केरल वाली कोस्ट, ठीक है। तो यहीं पर कौन है आपके, यहीं पर है वेम्बनाथ झील। पहली बात तो कहां पर है, ये सारी कहानी जो दिखा रहा हूं आपको केरल की, ठीक है। देखो वेम्बनाथ जो झील है दोस्तों, ये सबसे लंबी झील है भारत की, मतलब ऐसे
और ये रामसर साइट भी आप जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पर एक द्वीप है, मतलब इसी झील पर एक द्वीप, आप इसको बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप। इसी झील पर एक द्वीप का नाम क्या है? वेलिंगटन द्वीप दोस्तों नाम है। और जो भारत है उसका सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो यहीं पर है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो यहीं पर है। 47 ए इसका नाम है, ठीक है। अब इसका नया नाम क्या हो चुका है? 47 ए तो इसका पहले नाम था, इसका नया नाम आप में से कौन बताएगा? देखते हैं 47 ए का नया नाम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। वही दोस्तों यहीं पर आपकी एक झील कौन सी है? अष्टमुड़ी झील, क्योंकि रसगुल्ला ये 8 बार मुड़ी हुई है दोस्तों, ये 8 बार मुड़ी हुई है, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दोस्तों 8 बार मुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टमुड़ी लेक। ये भी कहां पर है? जो केरल है हमारा, वहीं पर दोस्तों आपके ये वाली लेक है, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर जो कोस्ट है आपके, यहाँ जो कोस्ट है आपके वो कुछ साथियों ऐसे, यहाँ की जो तटीय सीमा है दोस्तों आपके वो कुछ ऐसे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपके भर गया पानी, यहाँ पर भर गया पानी, ठीक है। यहाँ जो कोस्ट है, इस कोस्ट में ऐसे है, ये मैंने छोटा बनाया पर बहुत किलोमीटर लंबा है ना, इसमें भर गया पानी, ठीक है। तो भर गया पानी यहाँ पर कुछ ऐसे है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे तो इसमें भर गया पानी, ठीक है। तो जो लैगून झील बनी है इसको बोलते हैं कयाल। क्या बोलते हैं? कयाल। तो लिखिएगा, लिखो कयाल, लिखो कयाल, लिखना। समुद्र द्वारा तट को काटकर बनाई गई लैगून झील कयाल कहलाती है, ठीक है। और तो यहाँ पर होती है बोटिंग रेस, जो कयाल है ना, इसमें होती क्या? नौका दौड़ होती है। यहाँ पर होती है बोटिंग रेस होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्नेक बोट रेस। आपने केरल में देखी होगी, पक्का बात है, स्नेक बोट रेस, ठीक है। यहाँ पर होती है बोटिंग रेस, इसको बोलते हैं स्नेक बोट रेस। आपने देखी होगी ना, इसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम है इसका? नेहरू ट्रॉफी। तो सही आपके सांप की तरह से लंबी लंबी आपके जहाज होते हैं, सांप की तरह जहाज होते हैं आपके, उनको दौड़ाते हैं, सांप की तरह नाव होती है, उनको दौड़ाते हैं इसके अंदर। तो ये रेस होती है यहाँ पर, स्नेक बोट रेस कहते हैं। साउथ की फिल्मों में कॉमन है, आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको केरल जो है उसमें एक तो बैंगनाथ झील दिखा दी मैंने आपको, जहां पर वेलिंगटन द्वीप है दोस्तों। यहीं पर मैंने आपको भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे दिखा दिया, अष्टमुड़ी लेक दिखा दी मैंने आपको। और जो कयाल जो है ये भी मैंने आपको, हाँ 966 बी, वेरी गुड। देखिए इसका नया नाम क्या हो चुका है? 966 बी जो है ये इसका नया नाम हो चुका है, ठीक है। 966 बी जो है ये इसका नया नाम है ना। कयाल क्या होती है? नौका दौड़ कहां पर होती है? स्नेक बोट रेस कहां पर होती है? नेहरू ट्रॉफी कहां पर होती है? आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं ट्रेन मैनेजर हूं आपकी वजह से, धन्यवाद। देखो आप हो तो अपनी वजह से ना, मतलब आपकी मेहनत है भाई, आप अपनी वजह से हो, पर आप अपने सफलता में हमें जोड़ लेते हो ना, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही हमारी पूंजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई साहब। अभी तो पश्चिमी वाले की बात हमारी हो चुकी है, पूर्वी वाले की बात करते हैं, ठीक है। अभी जो बात है किसकी बात है? पश्चिम वाले की बात है। अब हम पूर्वी की बात करते हैं। देखो साथियों, ये हमारा कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर 3 पोर्ट आपको ध्यान रखना है ना। देखो चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट कहां पर? तमिलनाडु में। लिखना इस चेन्नई पर जो दबाव था इसको कम करने के लिए बनाया एन्नोर पोर्ट। चेन्नई पर जो दबाव है इसे कम करने के लिए क्या बना दिया? एन्नोर पोर्ट। और यहीं पर पोर्ट कौन सा है? तूतीकोरिन पोर्ट। मैंने आपसे कहा चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है। ये तीनों कहां पर है? तीनों तमिलनाडु के अंदर। चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और तूतीकोरिन पोर्ट, ये तीनों तमिलनाडु के अंदर है। चेन्नई पर दबाव कम करने के लिए एन्नोर पोर्ट बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके ऊपर कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। इसके जस्ट ऊपर दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में आप चेक कीजिए, आपको एक झील मिलेगी, बाउंड्री पर एक झील मिलेगी, इसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील है ना, ये बाउंड्री पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की जो बाउंड्री है वहीं पर आपके आंध्र प्रदेश में झील कौन सी है? पुलिकट झील, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके ऊपर देखिए, आप इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। पुलिकट झील के ऊपर मिलेगा श्रीहरिकोटा। कहां पर ये भी आंध्र प्रदेश में। और जो इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है आपके, इसरो का जो लॉन्चिंग प्रक्षेपण जो आपके केंद्र में कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहां पर बेटा? ये आपका श्रीहरिकोटा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीहरिकोटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीहरिकोटा आपको ध्यान रखनी है, नोट करो। यहाँ पर साथी नदी कौन सी आ गई आपके? कृष्णा नदी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। कौन सी रिवर आपके? कृष्णा दोस्तों रिवर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नदी कौन सी है? महानदी, ठीक है। यहाँ साथी उड़ीसा दोस्तों यहीं पर ना, उड़ीसा यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ भी उड़ीसा, यहाँ भी उड़ीसा, ठीक है। और यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम क्या आपके? चिल्का झील उसका नाम है, ठीक है। तो लिखना एक झील कौन सी आपकी, इसका नाम है चिल्का झील। पहली बात तो ये भारत का पहला रामसर साइट है, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। तो एक तो पहला रामसर साइट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का झील। और इसी झील के बीच में कौन सा है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। तो नलबाना पक्षी जो अभ्यारण्य है वो इसी झील के बीच में, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य इसी झील के बीच में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और स्टेट कौन सा है? ओडिशा, स्टेट ओडिशा। तो पहला रामसर साइट पूछ सकता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी पूछ सकता है आपसे, लैगून झील पूछ सकता है, और नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपसे पूछ सकता है सवाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिल्का झील के बारे में ये सारे पॉइंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके पास में यहाँ पर एक द्वीप कौन सा है? व्हीलर द्वीप। अरे नाम सुना? व्हीलर द्वीप आपने सुना ही होगा। कहां पर है? ओडिशा के अंदर है। इसी का नाम चेंज हो चुका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नाम चेंज हो चुका है, क्या हो चुका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। चिल्का झील का नया नाम क्या हो चुका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो चुका है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट भी आपको नोट करने हैं। अब आप लास्ट लिख दीजिए अंडमान निकोबार। अब लिखिए आप लोग द्वीप या आइलैंड। देखो मैंने कुछ तो आपको लिखा जैसे कि
व्हीलर द्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप के बारे में बात हुई हमारी, थोड़ी बहुत बात दोबारा करते हैं उसके बारे में, और फिर अंडमान निकोबार। ठीक है, देखिए यहां पर कौन है आपके, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए, सबसे पहली बात तो लक्षद्वीप जो है ये किससे बने हुए हैं, ये आपके प्रवाल जो है ना, मूंगे जो है, कोरल आइलैंड है, प्रवाल या मूंगे से बना हुआ द्वीप है। ठीक है, कोरल आइलैंड, प्रवाल या फिर जो मूंगे हैं इनसे बना हुआ द्वीप है, कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें 36 द्वीप है ना, एनसीईआरटी में इसमें 36 द्वीप लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। एनसीईआरटी में इसमें 36 द्वीप लिखे हुए हैं ना, और यहाँ पर कौन है, अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ऐसा कहते हैं कि जो अंडमान निकोबार है उसमें जो अराक्योन नामा जो पर्वत श्रेणी है, याद करो जो अराक्योन नामा पर्वत श्रेणी है इसका जल से ऊपर भाग है, अराक्योन नामा पर्वत श्रेणी का जल के ऊपर भाग वो है। ठीक है, बाकी 572 द्वीप है इसमें, कितना आइलैंड है, 572 द्वीप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 572 आइलैंड आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, अंडमान निकोबार महत्वपूर्ण है, और फिर इसको थोड़ा बहुत लिख लेंगे इसके बारे में, और फिर यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। ठीक है, देखिए देखो अंडमान निकोबार, एक कच्चा खड़ा हूं मैं, सुना देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अंडमान निकोबार देखो, अंडमान निकोबार जो शुरू होता है वो होता है म्यांमार के बाद में, पहले हमारा म्यांमार देश आएगा, फिर दोस्तों उसके बाद में अंडमान निकोबार शुरू होता है। ठीक है, सबसे ऊपर साथियों यहाँ पर दोस्तों एक आइलैंड है, इसका नाम क्या है, कोको द्वीप। ये म्यांमार का, ये अपना नहीं म्यांमार का, लेकिन दोस्तों हुआ क्या है कि म्यांमार ने इसको दे दिया चीन को, तो वर्तमान में किसके पास चला गया, चीन के पास। मतलब चीन दोस्तों हमारे अंडमान निकोबार, भारत के बिल्कुल पास में बैठा हुआ है कोको द्वीप के ऊपर। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है हमारा अंडमान निकोबार। सबसे पहले आएगा उत्तरी अंडमान, सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान, कौन आता है, उत्तरी अंडमान। इसके बाद में आएगा मध्य अंडमान, इसके बाद में आता है मध्य अंडमान, इसके बाद आता है दक्षिण अंडमान, और इसके बाद में लिटिल अंडमान। तो अंडमान के अंदर ये 4 महत्वपूर्ण आइलैंड है, अंडमान की बात कर रहा हूं, निकोबार नहीं, अंडमान, उत्तरी, मध्य, दक्षिण और लिटिल। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है, लिखा हुआ कभी भी एग्जाम में काम नहीं आता है। ज्योग्राफी में जो आपने इमेज बनाई है, फोटोज बनाए, कितने क्लियर फोटोज आपके, क्या फोटोज सारी बात कह रहे हैं, वो काम आपको आएगा। ठीक है, तो उत्तरी, मध्य, दक्षिण, लिटिल अंडमान, ये 4 अंडमान आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों लिखिएगा, इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद निकोबार है, अंडमान निकोबार नाम है तो निकोबार शुरू होगा। निकोबार में तो कार निकोबार और एक आपका ग्रेट निकोबार। एक तो कौन सा हो गया, एक तो हो गया आपके कार निकोबार, और एक हो गया कौन सा, ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब देखिए जब दोस्तों हम कोको आइलैंड की बात करते हैं और उत्तरी अंडमान की बात करते हैं, इनके बीच में एक चैनल का नाम है कोको चैनल। तो यहाँ पर चैनल है, इसका नाम क्या है, कोको चैनल, जो इन्हें अलग कर रहा है दोनों को। ठीक है, कोको चैनल, इनके बीच में आपको ध्यान रखना है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल की पीसीएस या सीजीएल एग्जाम वाला पूछता है, डंकन पास कहां पर है, डंकन पास, डंकन पास कहां पर है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है, इनके बीच में डंकन पास। ठीक है, 10 डिग्री अक्षांश कहां पर है, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और दोस्तों यहां पर कौन है आपके, याद करो सुमात्रा, याद है क्या आपको सुमात्रा इंडोनेशिया वाला, और मैंने आपको वहां पर लिखवाया था कि इनके मध्य ग्रेट चैनल है, याद है क्या आपको ग्रेट चैनल के मध्य। ठीक है, ऐसे इनको हम डिवाइड कर सकते हैं ना, कोको चैनल, डंकन पास, 10 डिग्री अक्षांश, ग्रेट चैनल, ये किस किस के बीच में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों उत्तरी जो अंडमान है इसमें एक चोटी है, इसका नाम सैडल पीक। जो उत्तरी अंडमान है यहाँ पर एक चोटी है, यहाँ पर एक चोटी है, इसका नाम क्या है, सैडल पीक। ये अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक। ठीक है, और दोस्तों इस नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। सैडल पीक अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, सैडल पीक भारत का स्मॉलेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। जो इस मध्य अंडमान है, तो मध्य जो अंडमान है इसके पास में दोस्तों, इसके पास में एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। जो मध्य अंडमान है इसके पास में एक द्वीप कौन सा है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा, बैरन द्वीप। कौन सा, बैरन द्वीप, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, दक्षिणी अंडमान जो है यहीं पर साथियों इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और दोस्तों क्योंकि मैंने आपसे कहा क्योंकि यहाँ पर चीन बैठा हुआ है, जो कि हमारे बहुत पास बैठा हुआ है, इसलिए दोस्तों हमारी तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय वो कहां पर बना दिया, पोर्ट ब्लेयर में। तो तीनों सेनाओं की पहली एक ही तरफ सेंटर कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। देखिएगा तीनों सेनाओं के तीनों विंग का, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों का एक एकीकृत केंद्र कौन सा है, वो है पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर एक जेल का नाम क्या है, वीर सावरकर, वीर सावरकर जेल। यहीं पर जेल कौन सी दोस्तों आपके, वीर सावरकर जेल, इसको बोलते हैं सेलुलर जेल। आपने नाम सुना होगा, काले पानी की सजा सुना है आपने, काले पानी की सजा यहीं पर मिलती है, क्योंकि तो इनको मिली थी इसलिए इनके सम्मान में नाम कर दिया वीर सावरकर जेल। ठीक है, और दोस्तों जो जहां अगर आपको अंडमान निकोबार जाना हो तो बंदरगाह सॉरी आप एयरपोर्ट पे जाओगे, वहां से बैठोगे और अंडमान निकोबार एयरपोर्ट पे उतरोगे, बाकी कोई और तरीका नहीं है वहां पर जाने का, एयरपोर्ट से आप जा पाओगे। ठीक है, जिस एयरपोर्ट पर उतरोगे वहां पर उसका नाम क्या है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो लिख लीजिएगा यहीं पर कौन सा एयरपोर्ट है, वीर सावरकर एयरपोर्ट।
तो वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में ना। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में। ये आपको ध्यान रखना है। तो बैरनदीप, सैडल पीक, डंगर पास, 10 डिग्री अक्षांश, ग्रेट चैनल, कोको चैनल, पोर्ट ब्लेयर, ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस आपके अंडमान निकोबार में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल तो बन सकता है। यहाँ पर कुछ ट्राइब मिलती है जैसे कि आपके सैम्पेन, निकोबारी, ओंग, अंडमानी, जारवा, ये यहाँ पर मिलती है। कुछ द्वीपों का नाम चेंज कर दिया है ना, वो लिख दीजिए। देखिएगा यहाँ दोस्तों एक द्वीप है रोस द्वीप, क्या नाम था? रोस आइलैंड। इस रोस आइलैंड का नाम चेंज कर दिया है और कर दिया बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस द्वीप कर दिया। एक है हैवलॉक आइलैंड, बड़ा फेमस है। जब आपकी शादी वादी हो जाए, आप घूमने जाओ ना, तो हैवलॉक आइलैंड जाना। और इस हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या हो चुका है? स्वराज द्वीप। किसके नाम पर हुआ है? सुषमा स्वराज के नाम पर स्वराज द्वीप हुआ है। ठीक है, लिखिए सैम्पेन, निकोबारी, सैम्पेन, निकोबारी, ओंग, सेंटलीज और जारवा, ये यहाँ की क्या जनजाति है? ट्राइब्स है यहाँ की, जनजाति है। सैम्पेन, निकोबारी, जारवा, ओंग, सेंटलीज, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ की ट्राइब दोस्तों ना। हाँ, उसका नाम लिख लो, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। लिखो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। जो मैंने आपसे कहा था ना, स्मॉलेस्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है, स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। जो स्मॉलेस्ट राष्ट्रीय उद्यान लिखा है ना, मैंने आपको भी कहा था ना अंडमान निकोबार में, उसका नाम क्या है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क कहां पर? यहीं पर। ठीक है, देखिए रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? यहीं पर। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यहीं पर दोस्तों। लिखना मेयो की मौत कहां पर होती है? जो मेयो था ना गवर्नर जनरल, उसकी मौत कहां पर होती है? यहीं पर मौत होती है उसकी ना। जो मेयो था ना रसगुल्ला, जो वायसराय मेयो था, उसकी मौत कहां हुई थी? यहीं पर उसकी मौत हुई थी मेयो की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेयो की मौत कहां पर होती है? यहीं पर मौत होती है मेयो की। ठीक है, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। अब एक लक्षद्वीप के बारे में 2-3 पॉइंट और लिख दीजिए। लक्षद्वीप, देखो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मिनिकॉय, मिनिकॉय। ठीक है, देखो ये मालदीव, ये मिनिकॉय, ये कवरती, ये मालदीव देश हो गया, ये मिनिकॉय हो गया और ये कवरती हो गया। ठीक है, इनके बीच में कौन सा हो गया? 8 डिग्री अक्षांश। इनके बीच में कौन सा हो गया? 9 डिग्री अक्षांश। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हो गया। तो यहाँ पर साथियों आपका आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। नहीं, हैवलॉक का नाम, इसके मैंने हैवलॉक का नाम लिखा है। ये सब अंडमान निकोबार के अंदर, ये सब कहां पर है? अंडमान निकोबार। तो यहां पर हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, अभी मैं टीम को सुन लीजिए मेरी बात को, ये हमारा भौतिक प्रदेश यहां पर समाप्त हो गया। ठीक है, अब अभी मैं टीम को, मेरी टीम को मैं बोल दूंगा। मेरी टीम जो है आपको जो 4 लेक्चर और बचे हुए हैं ना, 4 लेक्चर जो है, मतलब 4 क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, मतलब कि मान लो 6 घंटे की क्लास जो है, वो मैं आपके इस बैच में डलवा दूंगा। ठीक है, वो इस बैच में आपको मिल जाएंगे। वो ब्रह्मास्त्र फर्स्ट के, पर मैं आपको यहाँ पर डलवा दूंगा। ठीक है, अभी डलवा दूंगा, मतलब जस्ट क्लास खत्म होने के बाद टीम को बोल दूंगा, वो यहाँ पर पूरा जो इंडियन ज्योग्राफी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है ना, उसको पूरे को डाल देगी। आपको जो पढ़ना हो आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है, नदियां पढ़नी हो तो पढ़ लेना, कृषि पढ़ना हो तो पढ़ लेना, या फिर इसके अलावा उद्योग पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वहां से मैं पूरा डलवा दूंगा आपको क्लास खत्म होने के बाद में। ठीक है, अभी आज अब एक बच्चा मुझे बोल रहा था साइंस टैग के बारे में, तो सुन लीजिए, कल शाम, कल नहीं परसों 2 तारीख को, 2 सितंबर को रात को 8 बजे एक साइंस टैग की क्लास होने वाली है। ये क्लास तो यूट्यूब पर होगी। ठीक है, लेकिन इसकी जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ मैं आपको आपके बैच में डलवा दूंगा। ठीक है, जैसे क्लास खत्म होगी तो क्लास का वीडियो चैनल और क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास का वीडियो और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने आपको इस बैच के अंदर स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ा दिया पूरा। इसके अलावा मैंने साइंस पढ़ाई आपको, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, ये पढ़ाया मैंने आपको। इसके अलावा मैंने आपको पॉलिटी पढ़ा दी, पूरा संविधान पढ़ाया मैंने आपको यहाँ पर। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो है ये पढ़ा दी मैंने आपको। मैंने हिस्ट्री के तीनों पोर्शन पढ़ा दिए, मिडाइवल, मॉडर्न और आपके एंशिएंट, ये पढ़ा दिया। इकोनॉमिक्स जो है वो आपको पढ़ा दिया। एनवायरमेंट की वीडियोस मैंने आपको दे दी, जो पहले मैंने पढ़ाई थी, वो वीडियोस एनवायरमेंट की मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। और पिछले हम जनवरी लास्ट हमने शुरू किया था, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 7 महीने के आसपास जो है हम पढ़े हैं। 7 महीने के आसपास हमारी क्लासेस हुई है। ठीक है, 7 महीने के आसपास हमने पढ़ी है। और इसके अलावा लगभग मैंने आपको 5 दिन तो पढ़ाई है, कभी कभी हो सकता है एक आध दिन मैंने नहीं पढ़ाया आपको, पर मैंने कोशिश की कि मैं आपको 5 दिन पढ़ाऊं। ठीक है, 2 घंटे हमारी क्लास चली है। क्लास 2 घंटे से कम शायद नहीं हुई होगी, कोई एक आध दिन हुई हो तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, बाकी जो मैंने कहा संडे को आपका टेस्ट होता है, शायद वो टेस्ट सारे हुए होंगे। आपने कितने दिए वो अलग बात है, मतलब मैं आपको बताऊं तो यकीन मानना बुरा मत मानना, पर 7 लाख बच्चे हैं, अंत तक आते आते इतने भी नहीं बचे। 7 लाख में से अंत में आते आते इतने भी नहीं बचे। इतने तो मैंने बहुत लिख दिया रसगुल्ला, इतने भी नहीं बचे अंत में आते आते। तो कंपटीशन इतना ही है। ठीक है, कोई भारी कंपटीशन नहीं, आपको लग रहा है बहुत भारी कंपटीशन नहीं है, इतना ही कंपटीशन है। यही 5% कंपटीशन देने वाले, आपको इन पे फोकस करना है, इन पे नहीं करना है। ये तो केवल बैच खरीदने वाले, सारे टेस्ट देने वाले थोड़ी है। भाई मैंने तो टेस्ट दिया, आपने कितने दिया आप चेक करो। वरना अगर आप ढंग से इस बैच को पढ़ लो ना, यकीन मानना आप इस बैच को पढ़ने के बाद कोई 50,000 का बैच लेना और फिर उसको पढ़ना, आप मुझे बोलोगे सर इतना ही मजा आपके बैच में आया था।
क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है कि मेरी जिम्मेदारी थी और शायद सबसे बड़ा बैच पढ़ा रहा हूं मैं किसी भी ऐप का। मेरी बात सुनना, प्रतियोगिता परीक्षा का सबसे बड़ा बैच मैंने पढ़ाया किसी भी ऐप का। 7 लाख से अधिक बच्चे कहीं पर भी किसी ऐप के अंदर नहीं है, वो मैंने बैच यहाँ पर पढ़ाया। तो सोच के देखो आप कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी अधिक थी। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप इसके बाद कोई भी बैच पढ़ना, आप ये नहीं कहोगे सर आपका बैच जो है उसकी वैल्यू कम है। आपको ये बैच हमेशा याद रहेगा, बस आप पढ़ते जाओ लगातार। ये सारी क्लासेस पड़ी रहेंगी यहीं पर जब तक आपकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए जितना पढ़ना हो पढ़ लेना इसको अपनी वैलिडिटी समाप्त होने से पहले। सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, जितने टेस्ट देने हो दे लेना वैलिडिटी समाप्त होने से पहले। आगे भविष्य में जो भी मेरे मतलब जिस कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा उत्कर्ष ऐप के अंदर, उस कोर्स में इन सभी बच्चों के लिए जो ब्रह्मास्त्र 2.0 के हैं, आपको कोई ना कोई छूट रहेगी। अगर आप मान लो जैसे कि आप जीडी का एग्जाम देने वाले हो और आपको जीडी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, तो आपको मैं छूट दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। औरों की तुलना में कोई ना कोई छूट आपको दूंगा। मैं जो आपने 300 रुपया मुझे दिया है ना, मैं आपको वसूल करवा दूंगा उत्कर्ष के अंदर ही, ये आप चिंता मत कीजिए ना। बाकी जमकर पढ़ाई करनी है, यूट्यूब के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस एक मॉर्निंग वाली क्लास जो वो ले लिया करो, क्योंकि वो क्लास बड़ी मेहनत से बनती है। अरे भाई एक बच्चा मतलब इसको ब्लॉक करना, चल छोड़, अंतिम दिन क्या ब्लॉक करना, रहने दे, कर ले तो कमेंट क्या अंतिम दिन तक क्या ब्लॉक करना। अब सुनिए, एक मेरी बुक आपके पास आई होगी है ना, एक मेरी बुक है जो आपके पास पहुंच चुकी होगी, या फिर कुछ के पास उसने ले ली होगी। मतलब मेरे हिसाब से सबने तो नहीं लिए, 7 लाख में तो नहीं लिए। तो अगर प्रयास करना, अगर ले सको तो उस बुक को ले आना, ठीक है। और जैसे आप मेरी उसमें मेरी नोटबुक में से आप मान लेते हैं आपने पढ़ा विश्व का भूगोल, मेरी नोटबुक में से आपने विश्व का भूगोल पढ़ा, आपको कुछ नहीं करना है, आप उसी विश्व का भूगोल जो है उसको मेरी बुक में से पढ़ लेना। जो भी नए पॉइंट मिले आपको, नए पॉइंट्स को आप जो है इसी नोटबुक के अंदर नोट कर देना। इतना काम कर लेना है। मेरी बुक पढ़नी कैसे, पर पहले पहले मेरे नोट्स पढ़ने, फिर मेरी बुक पढ़नी है आपको। जैसे आप मैंने आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाया, तो उसके बाद मेरी नोटबुक मेरी बुक पढ़ लीजिए, जो नए पॉइंट्स मिले उनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये काम आपको करना है। बाकी ध्यान रखना अपना, एक बच्चा पूछा है केवल यही बैच सफिशिएंट होगा। देखो 100 की 100% सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे, इस बैच से गारंटी मेरी आपसे। 100% सवाल इस बैच से नहीं आएंगे। और जो आपसे दावा करता हूं ना कि मेरे बैच से 100% आ जाएंगे, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि आप भोले व्यक्ति। तो अगर मैं इसी बैच को मान लो, इसी बैच को मैं 1000 रुपए का बेचता, सोच के देखो, अभी 7 लाख बच्चे मेरे पास है, इसी बैच को मैं 1000 का बेचता, मान लो कि इसमें से 5 लाख ही आते, मान लो 2 लाख नहीं आते, ठीक है, केवल 5 लाख ही आते, फिर भी आप सोच के देखिएगा, यहाँ पे 250 रुपए था और यहाँ 1000, 4 गुना प्राइस हो गया, तो मेरा कितना फायदा होता ना। और ये 2 लाख केवल किस लिए नहीं आता पता है आपको, ये जो प्राइस बढ़ाई है केवल इसलिए, कंटेंट के लिए नहीं, प्राइस जो बढ़ाई है। तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा यहाँ पर आया इस प्राइस में, मैं चाहता हूँ कि उनका भी सपना पूरा हो जाए, ठीक है। बाकी देखिए, पूरा पेपर तो नहीं आएगा मेरे बैच से, मेरा बैच आपका आधार बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। आप लोग टेस्ट से भागते हो, ये मैंने देख लिया है। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट के जो बच्चे थे ना, वो टेस्ट से भागते नहीं थे, मेरी बात को बुरा मत मानना। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट वाले जो बच्चे थे, उन्होंने टेस्ट अधिक दिए आपकी तुलना में, ठीक है। उन्होंने क्लासेस कम लिए, हमें सब पता होता है ना, हमारा बैच हमें सब पता है कौन कितनी क्लास पढ़ रहा है। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट के बैच के बच्चों ने टेस्ट अधिक दिए, क्लासेस अधिक दिए। ब्रह्मास्त्र 2 वालों ने क्लास अधिक पढ़ी है, टेस्ट कम दिए। अब या तो नए बच्चे हैं, वो पहले क्लास पढ़ने बाद में टेस्ट देंगे, ऐसा भी हो सकता है। पर ये टेस्ट आपको दे रहे हैं, जितने भी टेस्ट आप इस बैच में पढ़े हुए, कोशिश करना सारे टेस्ट आप एक बार दे दो, पढ़ते जाओ, अब रिवीजन करते जाओ और टेस्ट देते जाओ, ठीक है। एमसीक्यू करना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन दोस्तों पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करता, सिलेक्शन करता प्रैक्टिस पे डिपेंड। आप तो बस जो प्रैक्टिस है ना आपकी, उसमें लगाओ दिमाग अपना, एमसीक्यू करो, आपके पीवाईक्यू जो होते हैं उनको निकालो। एक मैं बुक लॉन्च कर रहा हूं आप सभी के लिए, चिंता मत कीजिएगा, केवल आपको बता रहा हूं पहली बार, जिसमें जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर, उनमें जो भी पीवाईक्यू सवाल पूछे गए, इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का सवाल पूछा गया है, उस सवाल का पोस्टमार्टम करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, वो मैंने बनाई है बुक, ठीक है। मतलब वो सवाल और उसकी पूरी व्याख्या, जो 10 सवाल उससे नए बन सकते हैं, वो मैंने बना दिए। मतलब मैंने पूरा चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, और सारे क्वेश्चन वो लिए जो एग्जाम में आपके आए हुए सवाल है, बस उनको मैंने व्याख्या कर दी उनकी बढ़िया वाली। वो बुक आपको जल्द ही मैं बताऊंगा कब आएगी मार्केट के अंदर। तो पीवाई को उसमें सारे दिए हुए ना, पिछले 5 साल में जो भी एग्जाम्स हुए एसएससी के अंदर, पीसीएस के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मैंने वहां पर डाल दिए आपके लिए, ठीक है। सूचना ही है, तो ये आप कोई भी पीवाई को लेकर आना, उसको पढ़िएगा, आपकी जिम्मेदारी है ये वाला काम करना, ठीक है। पीवाई को आपको पढ़ने पड़ेंगे ना। बाकी दोस्तों, अगर आपको साइंस बहुत ज्यादा पढ़नी हो तो मेरी किताब के अंदर साइंस बहुत ज्यादा पढ़िए। मतलब साइंस जो है ना, मैंने अपनी किताब में, तो किसी एग्जाम में साइंस कम आती है, किसी में अधिक आती है, तो मैंने अधिक डाल दी है मेरी बुक में। अगर आपको लगता हो कि साइंस मुझे अधिक पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो मेरी बुक से, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, नया कोर्स मत खरीदना कोई भी। मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई और मास्टर जीके जैसा कोर्स लॉन्च करें, आप उसको लेकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। यही जीके जीएस वो पढ़ा रहे जो मैंने पढ़ाई आपको, इसलिए जो मैंने पढ़ाई है उसको खुद पढ़ लो एक बार। भाई मैंने 6 महीने में आपको पढ़ाया, आप 2 महीने में सारा रिवाइज कर लो, सारा रिवाइज करो 2 महीने के अंदर जो मैंने पढ़ाया। साथ में मेरी बुक को कंप्लीट कर दो, जो मेरी बुक है उसे कंप्लीट मान लो। परसों से मॉर्निंग में इसी आपके नोटबुक में काम करना। परसों से इसी नोटबुक में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राज्य दर्शन, सुबह 6 बजे। इसमें आपको भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का पॉलिटिकल साइंस, उसकी कला संस्कृति सारी आपको मिल जाएगी राज्य के हिसाब से। मतलब उत्तर प्रदेश है, उस राज्य के बारे में सब कुछ, राजस्थान उसके बारे में सब कुछ, करंट से अपडेट करते हुए। तो इसको अपनी इसी नोटबुक में नोट कर लेना, और 2 महीने में आगे मेरी किताब, मेरा कोर्स, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद कोई नया कोर्स लेना, अगर लेना है तो मेरी बात सुन लो, 2 महीने तक कोई भी नया कोर्स नहीं लेना है आपको, जीके जीएस का, इसी को पढ़ना है आपको। और मेरी किताब, मेरे नोट्स पढ़ने हैं। उसके बाद में कभी मन करे आपका मुझे किसी और मास्टर से पढ़ना है तो उससे पढ़ लेना, ठीक है। और ये मैं सुबह 6 बजे शुरू कर रहा हूँ, 2 सितंबर की तारीख को शुरू करने जा रहा हूँ, ये आपके लिए सूचना है। अब आप बोलोगे सर इस नोट्स को अपडेट कैसे करेंगे, तो मॉर्निंग 6 बजे मैं क्लास लेता हूँ, जो भी नया अपडेट होगा वो वहां पर आएगा। आपको लगता है कि ये वाली चीज यहाँ पर अपडेट करनी है, उसको वहां पर आप लोग अपडेट मान लेना, ठीक है ना। खुद की पढ़ाई पर ध्यान दो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुना रहा है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है, कौन लड़ रहे हैं आपस में, इसमें ध्यान मत दो। सर्वाधिक बच्चे इस बैच में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब आपके लिए नहीं बनाया गया। यूट्यूब अगर आप सोचते हो कि आपके लिए बनाया गया, नहीं दोस्तों, यूट्यूब बनाया गया कोचिंग वालों के लिए। ये बहुत गहरी सी बात है जो समझा रहा हूँ आपको, यूट्यूब आपके लिए नहीं है, यूट्यूब कोचिंग वालों के लिए बनाया गया। आपको तो उस पूरे समुद्र में मोती चुनने हैं यूट्यूब पर, कि मुझे ये क्लासेस पढ़नी है बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, खाना खा रहा हूँ, कोई फालतू की कंट्रोवर्सी चल रही है उसको देख के एंजॉय कर रहा हूँ, वो अलग बात है। दिल से किसी में मत घुसो, दिल से किसी में मत घुसो, ठीक है। यूट्यूब से सब कुछ आ जाएगा ऐसा नहीं होगा। अब देखिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस, देखिए आप एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस का 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ठीक है। शुरुआत में जो 6 शिफ्ट थी आपकी, उनका पेपर का लेवल एक तरह का था, और जो अभी 4 शिफ्ट हुई है इनका लेवल एक तरह का है, ठीक है। मैंने 2 क्लास ली यूट्यूब के ऊपर मैराथन के रूप में, अगर आप ये आप जानते होंगे, नंबर 1 ट्रेंडिंग पर एक क्लास है, मैंने एक क्लास ली मैराथन के रूप में, और एक मैंने करंट अफेयर्स वाली क्लास ली, ठीक है।
इन 6 सेट तो आपके यहाँ पर तो 15-20 सवाल पूछे गए इन्हीं क्लास से, मैक्सिमम 15 मान लो आप, 15 ही मानो आप तो। लेकिन उसमें जो लास्ट 4 सेट हुई है ना कल और आज की, इनमें 25 सवाल पूछे गए कम से कम इन्हीं क्लास से। आप सोच के देखिए क्या होगा। तो ये यूट्यूब को छोड़ो आप, यूट्यूब केवल रिवीजन करवाने के लिए। आपको लगता है यार मैं पूरा कैसे पढ़ूंगा एक साथ में, चलो मास्टर का रिवीजन कर लिया। किसी के साथ दिमाग से नहीं, दिल से नहीं जुड़ना है, दिमाग से जुड़ना है। भाई वो अगर आपको अच्छा पढ़ा रहा है तो पढ़ लो वहां पर, अब चाहे पूरी दुनिया मना कर रही हो तो भी पढ़ लो। किसी ने अगर सर्वाधिक कहा है ना कि देख कौन सी क्लास नहीं पढ़नी आपको, तो उसमें मेरी क्लास का नाम पहले आता है कि डेली करंट अफेयर्स कौन पढ़ता है। पर जो उस क्लास में आता है वही जानता है कि वो डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाता, मैं पूरा जीके जीएस उसी में लपेट देता हूं मैं। बस इतना ही कहूंगा आपसे, अगर आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है तो विश्वास बनाए रखना। जो मैंने आपको पढ़ाया है देखो 100% सही होगा मैं नहीं कहता, क्योंकि भगवान तो हूं नहीं मैं, एक आध परसेंट गलतियां मेरे नोट्स में भी हो सकती है, संभव है, ठीक है। मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूं, कुछ और मैंने बोल दिया, संभव है, ठीक है। पर मैंने प्रयास किया कि आपका बैच में बेस्ट पढ़ा सकूं कंटेंट, वो मेरा प्रयास था जो मैंने पूरा कर दिया है। क्योंकि आज मेरा लास्ट डेट है इस लाइव का, इस बैच में आज 31 तारीख है और कल से इसमें लाइव नहीं कर सकते हम लोग जो है इस आपके बैच के अंदर। तो मैं मुझे लगा कि यार जितना मुझसे हो पाए मैं आपको पढ़ा दूं आज, और ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो। तो मैंने पिछला वाला जो बैच पढ़ाया हुआ है उसमें जो पूरी मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई वो आपको मैं डलवाने वाला हूं, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ध्यान रखना अपना। ये बैच कैसा लगा आपको बताना मुझे, आप लोग ये बैच कैसा लगा, ठीक है। बाकी हमने हमारा पूरा प्रयास किया आपको पढ़ाने का। अंत में इतना ही है कि भविष्य में आप सफलता प्राप्त करोगे तो तय है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, ये सब भविष्य में किसी ना किसी एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। हो सकता है किसी को इस साल मिले, किसी को अगले साल मिले। सफलता है असफलता के बाद ही मिलती है, ठीक है, तभी तो सफलता है वो। तो जब सफलता आपको मिल जाए तो बस, जब आप किसी को कहो कि यार हमने हमारी मेहनत सफलता हासिल कर ली, तो उस वहां पर ब्रह्मास्त्र का नाम जोड़ देना कि मास्टर ने बढ़िया पढ़ाया था कम पैसों के अंदर, इसलिए हम पढ़ पाए। लेकिन 250 रुपये हो सकता है मेरे लिए बड़े आसान हो, और मैं जानता हूँ आपके लिए टफ होंगे 250 रुपये निकालना। जब आपको लगे ना कि यार सफलता मिल चुकी है अब तो मुझे, तब आप ब्रह्मास्त्र बैच का नाम जोड़ देना वहां पर कि मास्टर ने बढ़िया पढ़ाया था ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर, ठीक है। चलो अब समाप्त करते हैं इसी क्लास को यहाँ पर। बाकी ध्यान रखना अपना, मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद आपके एग्जाम के लिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा वादा आपसे यह है कि कभी भी आपको यह सुनने में नहीं मिलेगा कि कुमार गौरव इस विवाद का हिस्सा है, इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा है। कुमार गौरव केवल यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए जाना जाएगा, आज भी, कल भी और आने वाले समय में भी केवल पढ़ाने के लिए, कंटेंट देने के लिए कुमार गौरव आपको यूट्यूब पर जाना जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। पिछले 5 साल में ना तो मैंने कोई कंट्रोवर्सी की है, ना आगे करने वाला हूँ। छोटा हूँ, झुककर रहूंगा, कंटेंट मेरा सबके सामने बोलने वाला है। बाकी आप मुझसे वादा करना कि आप अपना सिलेक्शन के बाद में आप जरूर ब्रह्मास्त्र का नाम लोगे, अगर आपने पढ़ाई की उस बैच से। तो बाकी अपने माता पिता का सपना पूरा करो, यही शुभकामनाएं। नोट्स जरूरी है, नोट्स के साथ में पी वैल्यू करने पड़ेंगे आपको। उसके साथ में अगर पढ़ सको तो कोई रेफरेंस बुक पढ़ लीजिएगा, टाइम हो आपके पास तो। यही कहना है आपसे, ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। महिलाओं का, बच्चों का, सभी लोग सम्मान करना, ये देश की शान, देश की आन शान है। डेली 3 बजे एक नियम सा हो गया था कि यार चलना है क्लास के अंदर ना, वो नियम होता है ना, अब वो आज समाप्त, कल बड़ा अजीब लगने वाला है परसों से ना कि यार डेली 3 बजे कहाँ जाएंगे। अभी फिक्स था 3 से 5 ये वाली क्लास होगी। चलिए कुछ करेंगे आपके लिए, यूट्यूब पर अच्छा करेंगे, कोई और बेहतर प्रयास करेंगे। एक प्रयास ब्रह्मास्त्र था, कोई और प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। हाँ आपके बीच में ही रहूंगा, जब तक इस मंच को आपके बीच रहूंगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।